कमजोर ग्लोबल संकेतों के बावजूद भारतीय बाजारों में निचले स्तरों से आती हुई शानदार रिकवरी और हरे निशान में लौटता हुआ बैंक निफ्टी और निफ्टी भी मजबूती के साथ 17,700 पर। स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। देखते हैं आखिरी 1.5 घंटे में क्या होता है एक्शन। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हाँ जी, आज सुबह आपने कहा तो था ओपनिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी क्लोजिंग होगी। 1.5 घंटे में बहुत ही बढ़िया मूड में जा रहे हैं सर, तो इस पर आपसे बात करनी है, राय लेनी। पहले तो बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या है। बड़ी बात है दीप यही कि ग्लोबल संकेत काफ़ी कमज़ोर और उन कमज़ोर संकेतों के दम पर बाजारों को नीचे खुलना तय था, लेकिन नीचे उतने नहीं खुले जितने खुल सकते थे। उतना डर नहीं बना जितना बन सकता था। हल्की नरमी के साथ अब 17,700 के आसपास महज 10 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी तो पूरी रिकवरी दिखाकर अब 75 अंक मजबूत 41,400 के पार आपको नजर आएगा। जो तेजी बनती दिख रही है वो रियल एस्टेट शेयरों में। आईटी शेयर मजबूत है। फार्मा फाइनेंस भी यहाँ पर कमजोरी के साथ ट्रेड करते दिख रहे हैं। मेटल इंडेक्स में भी कमजोरी आपको दिखेगी। ये सारे आईटी, फार्मा, फाइनेंस, मेटल ये सब हैं कमजोर। मजबूत क्या है? सरकारी कंपनियों में तेजी है। एनर्जी और इंफ्रा मजबूत बनते हुए दिख रहे हैं। ऑटो इंडेक्स भी आज तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स सपाट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। धीरे धीरे अपनी मजबूती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, 35 पॉइंट ऊपर है। और साथ ही साथ यूरोप के बाज़ारों का कारोबार भी आपके सामने इस वक्त नज़र आएगा। तो ये है अब तक का रुझान और अब तक की बड़ी बातें भारतीय बाज़ारों की। ज़बरदस्त मोमेंटम आपको दिख रहा है जी। अच्छी रिकवरी के साथ हम ऊपर आए। और आज सुबह अनिल जी आपने कहा भी था कि डिप पर अगर मौका मिले, 17,600 की आपने बात करी थी, 602 का लो से जो बाजार घूमा है, बैंक निफ्टी उतना नीचे नहीं गया, बट 41,100 के लो से बाजार निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अच्छा रिवर्सल आया है। बैंक निफ्टी थोड़ी सी लीडरशिप दिखा रहा है, बट निफ्टी भी अच्छी रिकवरी के मूड में है। तो क्या समझना है सर? और स्पेशली ऐसे समय में जब पावल साहब कह रहे हैं कि नहीं, बड़ी रेट हाइक आ सकती है और लंबी रेट हाइक्स रह सकती हैं, दरें बढ़ सकती हैं, डाउ आपका 5.25 अंक गिरता है, फिर ऐसी परफॉर्मेंस? जिन 3 चीज़ों की वजह से पिछले 3 महीनों में भारतीय बाजार बेहद खराब होते हुए दिख रहे थे और अंडर परफॉर्म कर रहे थे, और स्पेशली लास्ट 2 महीनों से एक ही चीज़, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का खतरा और महंगाई जल्दी से कम नहीं आने का डर जी। इनके दम पर अमेरिका थोड़ा गिरता था, हम ज़्यादा गिर जाते, और वो बढ़ता था, हम बढ़ते नहीं जी। ये पहली बार 4 महीनों बाद दीप ऐसी ट्रेडिंग स्क्रीन दिखी है जो पुरानी वंस अपॉन अ टाइम भारतीय बाजारों की अपनी होती थी कि ग्लोबल गिरेंगे, गिरने तो हम लेंगे, जितना ज़्यादा गैप से खुलेंगे उतना जल्दी और उतना ज़्यादा खरीदेंगे। ये शब्द कहे हुए मुझे जमाना हो गया, मुझे याद नहीं आता। 2 साल तो नहीं, हाँ, लेकिन 1.5 साल तो हो ही गया। हाँ, उसके बाद तो कहाँ लगभग साल भर तो होनी है, राइट। सो अब इतने लंबे समय बाद ये पहली बार, मैं ये नहीं कह रहा, और इतनी मार खाई है, 3-3 महीने तक रोज थप्पड़ें पड़ी, तो अभी 3 दिन में वापस हम बहुत तेजी में आने का डर भी बहुत लगता है। मूड माहौल है। मार्च के महीने से लगातार आपको पॉजिटिव कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि अच्छी तेजी बनती है, फर्स्ट हाफ में भी बनती है, पूरे महीने में बनती है, बन भी रही है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि बाजार में बड़े लंबे समय बाद पहली बार ताकत के संकेत आए। आप सोचो ना, खुद फेड चेयरमैन बोले और हमें फर्क न पड़े। ऐसा पहले कब होता था? बिल्कुल, जब FIs बेचते थे और हमारी तीसरी महाशक्ति खरीदती थी, उस समय ऐसा होता था। उसके बाद तो ये ऐसा तो छोड़ो, भूल ही गए। थोड़ा बोल दे तो हम ज़्यादा गिर जाते थे, जो हमारी अंडर परफॉर्मेंस की आदत पड़ गई थी पुरानी की तरह। वंस अपॉन अ टाइम जैसे पहले होता था ना कि अमेरिका को छींक आएगी, हमें टाइफाइड हो जाएगा, वैसा वाला हाल है। सो उस सिचुएशन में हम जाने ही लगे थे। लेकिन आज पहली बार ऐसा संकेत नजर आ रहा है और पिछले 3 दिनों में जो मजबूती दिख रही है, हम ग्लोबल मार्केट से बेहतर प्रदर्शन करने की, कम से कम अपनी जो ताकत है उस पर भरोसा करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मार ज़्यादा पड़ी है, कॉन्फिडेंस लेवल लो है, थोड़ा धीमे धीमे लौटेगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो अच्छी होती दिख रही है बाजार में। FIs की सेलिंग का दबाव कम होना, अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर जो डर का माहौल सबसे ज़्यादा था वो कम होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आपको हमारे स्टॉक्स जो है, भले इंडेक्स पे ज़्यादा करेक्शन ना हो, स्टॉक्स का करेक्शन अच्छा खासा हो चुका है और उस लिहाज से आकर्षक वो हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भारतीय बाजारों को ज़्यादा गिरने से रोक रही है। और आप सोचिए, शुरुआती आधे घंटे में आप बॉटम बना लें और उसके बाद वापस वहाँ पहुँचे ही नहीं और मजबूती बने, और दिन के दौरान धीमे धीमे और बंद होते होते आप और तेज़ी के साथ डे हाई पर बंद होने की कोशिश करें, इससे बढ़िया बाजार तो आपको मिल ही नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरा ये मानना है दीप की 2 चीज़ें हैं जो आज सुबह हम बात कर ही रहे थे कि 9:15 बजे आप कहाँ खुलते हैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ही कि 3:30 कहाँ बंद होते हैं। तो एक कंफर्ट तो आ ही गया कि 3:30 बजे आप अब 17,600 के नीचे बंद नहीं होंगे। तो शॉर्ट टर्म ट्रिगर आपका क्लोजिंग होने पर जो डर वाला होता था उससे तो आप बच गए। यस, करेक्ट। 17,600 तो नहीं तोड़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन मिल गया। दूसरा,
41,000 जो एकदम शॉर्ट टर्म क्लोजिंग का आपको जो चाहिए था वो भी आप नहीं तोड़ेंगे। सो खतरे से तो आप बाहर निकल गए। अब जब आप खतरे से बाहर निकल गए, आपको पता है कि नीचे की रिस्क कितनी है, निफ्टी पर 100 पॉइंट और बैंक निफ्टी पर 400 450 पॉइंट की, तो फिर अब आपको ये सोचना है कि अपसाइड क्या बन सकती है। सो अपसाइड के लिए आप 17,800 के लिए खुले हैं। 17,800 17,850 ये फिर से टेस्ट करने की कोशिश निफ्टी करेगा आज कल के बीच में। बैंक निफ्टी 41,675 पहला टारगेट बनेगा और उसके बाद 41,900 42,000 के आसपास जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी होगी। सो 41,675 700 पहला इमीडिएट टारगेट है, जो कि यहाँ से 200 पॉइंट की अभी और बैंक निफ्टी में जगह, उसके बाद वहाँ असेस करेंगे। निफ्टी में करीबन 90-100 पॉइंट की और जगह 17,800 के आसपास, 800-850 के आसपास वहाँ फिर से असेस करेंगे। सो उतनी जगह हो गया निफ्टी। जय हो, बधाई हो सर। बिल्कुल बधाई हो। तो चलिए, कम से कम अच्छा है कि लंबे समय बाद हमारे ताकत का और अंदाजा रहा है, इसलिए सुबह हमने कहा न पैनिक में बेचिए और लेने के लिए आपको 17,600 एकदम परफेक्ट लेवल है। हाँ, ये जरूर मैं मानता हूँ कि बैंक निफ्टी ने 41,000 का लेवल भी नहीं दिया जहाँ खरीदना चाहते थे, लेकिन ठीक है, नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं, जो है उसमें तो पैसा बन रहा है कम से कम, वही क्या कम है, बढ़िया बन रहा है। 125 अंकों की मूव आ गई, करेक्ट, बढ़िया है। तो चलिए, अच्छे नोट पर शुरुआत हो रही है क्लोजिंग शो की, मूड माहौल भी अच्छा बना हुआ है। आइए फिर आपको खबरों वाले स्टॉक्स और आज और आने वाले दिनों के कुछ अहम ट्रिगर्स बता दें। वरुण और अरमान है हमारे साथ तैयार। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। तो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स में सबसे पहले तो आज के ट्रिगर्स बताता हूं, जिसमें SBI लाइफ की बोर्ड बैठक है, डिविडेंड का ऐलान कर सकते हैं, यहाँ पे नजर रखेगा। ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो यूरोप का Q4 का GDP आंकड़ा आने वाला है। इसके अलावा ECB प्रेसिडेंट जो है वो एक इवेंट में बोलने वाली हैं, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। और फेड चेयरमैन पॉवल जी की टेस्टिमनी है यूएस कांग्रेस के सामने, तो उसका सेकेंड डे रहने वाला है और इनके बयान आपने देखा ये किस तरह से ग्लोबल मार्केट्स को हिलाते, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। अब बात करते हैं कल की, यानी कि थर्सडे 9 मार्च, KDDL बोर्ड की बैठक है, डिविडेंड पे ये विचार करने वाले हैं। अगला स्टॉक है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, राइट इश्यू जो है कल से खुलने वाला है, 17 मार्च को ये बंद हो जाएगा। 700 रुपये का प्राइस है, 50 शेयर के लिए 1 शेयर का राइट एंटाइटलमेंट रेशियो है। माफ कीजिएगा। इसके अलावा ट्राई का एक ओपन हाउस डिस्कशन है कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशंस पे, बेसिकली ये जो ट्रू कॉलर और बाकी सब रहते हैं उसके ऊपर एक ओपन हाउस डिस्कशन करने वाला है ट्राई। महाराष्ट्र का बजट प्रेजेंट होने वाला है कल, तो यहाँ पे नजर रखेगा, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट निकल के आ सकता है। डिवगी TTS IPO अलॉटमेंट जो है वो कल पता चलेगा, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। इसके अलावा एक्स डेट है जिंदल स्टेनलेस हिसार, जिंदल स्टेनलेस के साथ जो मर्जर हो रहा है उसके चलते, और इसके चलते BSE की 500 इंडेक्सेस में जो है चेंजेस होंगे। जिंदल स्टेनलेस हिसार बाहर होगा, शॉपर स्टॉप ऐड होने वाला है। ग्लोबली जापान का Q4 GDP आएगा, चाइना का CPI PPI आने वाला है फरवरी महीने के लिए। बात करते हैं फ्राइडे की 10 मार्च की, तो यहाँ पे IIP नंबर्स आएंगे जनवरी के, नजर रखेगा। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो फोकस में रहेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लगातार चल भी रहा है, बोर्ड बैठक है दूसरे इंटरिम डिविडेंड के लिए। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज इंटरिम डिविडेंड की इनकी भी बोर्ड बैठक है। अजंता फार्मा बायबैक के ऊपर ये कंपनी विचार करने वाली है, जिसका बोर्ड बैठक 10 मार्च को है। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज एक्सचेंजेस से डीलिस्ट होने वाली है ये कंपनी। केपरी ग्लोबल राइट इशू क्लोज हो जाएगा, 27 फेब को खुला था, प्राइस जो है 475 रुपीज़ का है। इसके अलावा ग्लोबली बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आने वाली है, और यूके में Q4 GDP डेटा और US का जॉब्स डेटा आने वाला है फरवरी का, तो इन आंकड़ों पे भी आपको नजर रखनी है। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए, रखते हैं उस पर नज़र। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं आज खबरें कौन सी है। जी, सबसे पहले औरबिंदो फार्मा पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकी एक सब्सिडरी है जिनको एक US FDA से दवा की जो है मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और इस दवा का उपयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। कैप्लिन पॉइंट, यहाँ पर भी US FDA से इनको एक दवा की जो है मंजूरी मिलती हुई दिखी है। थाइमाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन जो है उसके लिए मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और US के दवा का इसका सालाना अगर आप देखेंगे तो $3 4 करोड़ का जो है कारोबार है। नेटको फार्मा, यहाँ पर बायबैक की डिटेल्स आती हुई दिखी है। 30 लाख तक के जो है शेयर्स का बायबैक के बोर्ड की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। लगभग 700 के भाव पर ओपन मार्केट के जरिए जो है ये बायबैक किया जाएगा, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो लगभग 22% 23% के प्रीमियम पर है। उसी के साथ साथ शेयर बायबैक पर टोटल जो खर्च किया जाएगा वो 210 करोड़ होगा। MCLRs की अपडेट है, जिसमें आप IDFC फर्स्ट बैंक देखेंगे, वहाँ पर 0.05% से 0.15%, और HDFC बैंक वहाँ पर भी लगभग 0.05% की बढ़ोतरी है। और उसी के साथ साथ अंत में अगर आप बात करेंगे, कुछ 2 ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें श्रीराम फाइनेंस लगभग 2.4% इक्विटी के सौदे हुए हैं, 91 लाख शेयर्स, और गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स जिसमें लगभग 36 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए।
ओके, तो ये हैं ढेर सारे खबरों वाले शेयर जिन पर दिखेगा आज आपको भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। चॉइस ब्रोकिंग से सुमित बगड़िया जी हमारे साथ हैं, और जेएम फाइनेंशियल से आशु मदान साहब, और आनंद राठी सिक्योरिटीज से मेहुल कोठारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार बाजार पर व्यू के साथ ही की जाए शुरुआत। आशु जी, आपकी तरफ से कोई व्यू, और साथ ही अगर आप कोई अपडेट देना चाहें तो वो भी। अनिल जी, व्यू तो कोई ऐसा ख़राब नहीं है, और जो परसों का या 2 दिन से व्यू था कि एक छोटा सा डिप आना चाहिए, जिसके लिए हमने बैंक निफ्टी का बियर स्प्रेड बनाया था, निफ्टी का बियर स्प्रेड बनाया था। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है अनिल जी, आज बिफोर मार्केट ही मतलब सबको मैसेज कर दिया था कि गैप डाउन अगर होना है तो पहली चीज़ तो शॉर्ट नहीं करनी है, और दूसरी चीज़ अपने बियर स्प्रेड्स बुक करने हैं। उसके बाद अनिल जी फॉलो अप मैसेज भी किए थे कि मुझे लगता है कि मार्केट आज पॉजिटिव हो सकती है, और अनिल जी अभी पिछले 15 मिनट में हमने देखा मार्केट पॉजिटिव भी हो गई। तो अनिल जी एट बेस्ट जो है ना, या एट वर्स्ट वो कंसोलिडेशन वाला है। अगर आपको ध्यान हो, मंडे को हम बात कर रहे थे कि अब निफ्टी में मतलब पहली बार अनिल जी, पिछले हफ्ते मैंने बात की थी कि पहली बार एक अप मूव आई है जिसमें कॉल सेलर्स को थोड़ा सा मतलब जैसे फंसने वाली बात है वो नहीं हुई, वो हुई है। लेकिन अनिल जी उसका फॉलो अप नहीं हुआ। हमने देखा कि परसों वो फिजल आउट हो गया, और उसके बाद फिजल आउट हुआ। लेकिन अनिल जी एट वर्स्ट ये था कि 17,700 के अराउंड अब कंसोलिडेशन में रहेगा मार्केट। कोई बड़ी मंदी नहीं लगती है, और जो आपका व्यू था कि 17,250 300 अब बॉटम नहीं टूटना चाहिए अनलेस कोई बहुत ही कैटास्ट्रोफिक ना हो, स्टिल कंटिन्यूइंग विद सेम व्यू। और आज अनिल जी 500 पॉइंट नीचे घटने के बाद डाउ भी कोई डर नहीं था अनिल जी। मतलब बिफोर मार्केट एक होता है ना, मार्केट के पहले या मतलब मार्केट के बाद में या रिवर्सल पे, कि किसी तरह का कोई लंबा चौड़ा अब मंदी का डर नहीं है। लेकिन एक चीज़ है अनिल जी, कंसोलिडेशन। तो उस कंसोलिडेशन में अनिल जी रेशियो स्प्रेड्स काम करते हैं और चल रहे हैं। स्टॉक्स में अनिल जी कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट अभी भी नहीं आया। पीएससी स्टॉक्स हैं, पीएससी स्टॉक्स अनिल जी वो साल 2 साल 1.5 साल के बाद चलते हैं, चल भी रहे हैं, लेकिन अनिल जी मतलब उसमें ना कोई मज़ा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अनिल जी। मुझे ना गेल जैसे कोई एक एनालिस्ट है या कोई अपना वो है कि 96 97 98 से गेल आज 105 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। अनिल जी गेल भी मतलब अगर आप पिछले अगर 1.5-2 साल उठा के देखें तो 160-50 वाला गेल मतलब सबके पास, इतने क्लाइंट्स के पास मैंने देखा पड़ा हुआ है कि क्या 95 105 110 में क्या आनी जानी हो जाएगी। सो अनिल जी पीएससीज में वो जो एक सीजनल मूव आ रहा है तो आ तो रहा है। अगर किसी को कोई बहुत ही स्विफ्ट इन एंड आउट करना है तो कर सकता है, बट अगेन आई से इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक। तो अनिल जी दोनों बियर स्प्रेड्स में प्रॉफिट बुक किया हमने, बैंक निफ्टी वाले में भी, निफ्टी वाले में भी, और क्लियर कट व्यू था कि ज्यादा मंदी नहीं है। और अब अनिल जी कल की एक्सपायरी के लिए एक बुल स्प्रेड है, अगर कहें तो मैं वो भी शेयर कर लेता हूं। ओके, तो ये बिगुल एक बार आशु जी के लिए सिंह के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। अनिल जी 700 17,700 ही मतलब एक वो जो क्या कहते हैं रेडियस बना हुआ है इसके अराउंड ही एक पॉइंट है। तो 17,700 की एक कॉल लेनी है अनिल जी, और 17,820 यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर की 2 कॉल बेचनी है। इस स्प्रेड में अनिल जी लगेंगे सिर्फ 20 रुपए। तो मुझे लगता है अनिल जी 20 रुपए फिर अपना तो टारगेट होता है कि 2 गुना या 3 गुना पैसे हो जाए, ज्यादा भी हो सकता है अनिल जी। अगर 17,800 कट गई एक्सपायरी तो जैकपॉट लग जाएगा। सेफ कहां तक है अनिल जी? 17,900 तक। तो अगर किसी को बटरफ्लाई करनी है तो 17,900 की भी कॉल कवर कर सकता है, बट मुझे इतनी बड़ी तेजी भी नहीं लगती। तेजी लगती है अनिल जी, देखिए 500 पॉइंट की हमने मंदी अब्सॉर्ब कर ली है, कि बहुत अच्छा साइन है। बट अनिल जी जो अच्छी तेजी बनती है ना, जब तक कॉल सेलर जो मैंने बोला था पिछले महीनों से अनिल जी जो कॉन्फिडेंस आता है कि बेच के चलो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कॉल सेलर अनिल जी एक बार भी ट्रैप नहीं हो रहा। जो पहला सिग्नल आया वो फिजल आउट हो गया, तो अभी भी अनिल जी फिजल आउट पूरी तरह से नहीं हुआ है। फॉलो बाइंग आ सकती है। अब कल 500 पॉइंट घटा, अगर आज उसमें से 250 पॉइंट की भी डाउ की रिकवरी आ जाए तो हम गैप अप खुल जाएंगे। देखिए ये अनिल जी सारी ट्रेडिंग मूव्स हैं, ये सारे टेक्निकल चीजें हैं, मतलब जो शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में अनिल जी तो मेरा वैसे मतलब होता भी नहीं है। पर अनिल जी एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहता था, इतने हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम के अंदर अनिल जी हम बाउंस बैक तो कर सकते हैं, मतलब बहुत अंडर ओन्ड हो जाएंगे, शॉर्ट सेलिंग हो जाएगी, करेंगे, लेकिन बाजार चलेगा कैसे, लंबा कैसे चलेगा अनिल जी? मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतने हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम में मार्केट चल रहा है। तो दैट इज द रीजन कि स्टॉक्स में इंटरेस्ट इतना नहीं आता कि अगर आपने मोमेंटम प्ले करना है तो कर लीजिए, लेकिन कहीं ऊपर में अनिल जी देखिए आजकल ना मैंने देखा एक नया एनालिसिस निकल के आया है जो हम बात करते हैं कि हम फेड रेट पे नहीं जाएंगे, फेड की कमेंट्री पे जाएंगे। आरबीआई रेट हाइक पे नहीं जाएंगे, आरबीआई की कमेंट्री में जाएंगे। मतलब वो एक कंफर्ट देने वाली बात होती है कि रिजल्ट खराब आए हैं हम उस पर नहीं जाएंगे, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है। तो अनिल जी तो हम रियलिटी को भूल के सिर्फ कमेंट्रीज में चले जाएंगे क्या? कमेंट्री से तो बाजार नहीं चलता नहीं जी, बाजार तो रियलिटी से चलता है ना, या घटता है।
तो मतलब हैविंग सेड दैट, मेरा कहने का मतलब यह है कि फंडामेंटल चीजें अगर लास्ट क्वार्टर या पिछले में देखिए, टॉप लाइन सब कंपनीज की बड़ी है, बॉटम लाइन अंडर प्रेशर है, बैंकिंग को छोड़ के नहीं आया, तो हायर इंटरेस्ट में अनिल जी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी, क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे स्टॉक्स में कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू, बट अनिल जी ट्रेडिंग मूव्स आनी चाहिए। फिर मैं इंडेक्स में तो मुझे सबसे ज्यादा स्टॉक पसंद ही इंडेक्स आता है, और उसमें मैं पॉजिटिव मूवों के टिप पे लेना चाहिए। तो इंडेक्स पर पॉजिटिव है आशु जी। बुल कॉल स्प्रेड है, 17,700 की कॉल खरीदनी है, उसके सामने 17,800 की कॉल आपको बेचनी है। यहाँ से भी थोड़ा और अपसाइड आशु जी को दिख रही है। अच्छा मूड माहौल तो दिख ही रहा है। कई सारे स्टॉक्स हैं फोकस में, आइए एक दो स्टॉक्स के बारे में बात की जाए। कैनरा बैंक, मेहुल जी गुड आफ्टरनून। जरा देखें कैनरा बैंक का चार्ट सर, अच्छे मूव में आया है, 1.5% ऊपर है। बैंक निफ्टी अब 100 पॉइंट ऊपर हो गया, डेज हाई पर कैनरा बैंक। क्या करना है इस चार्ट में सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु जी। देखिए पहली बात तो थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो, और दूसरी बात मैं एक अपडेट भी देना चाहूंगा कि कैनरा बैंक आज दोपहर को हमने सुपरफास्ट फ्यूचर में 310 का कॉल रेकमेंड किया था 8.5 रुपए पे, जो कि अभी 9.5 रुपए चल रहा है। तो कैनरा बैंक मुझे लगता है 310 अभी चल रहा है, 320 तक का पोटेंशियल है इसमें। इसको इस पे बने रहना चाहिए। जो हमारा कॉल का टारगेट था वो 13 रुपए का था, तो प्लीज इसको होल्ड कीजिए और उस टारगेट पर वॉच रखिए। दूसरा एक अपडेट दीपांशु जी अगर आप कहे तो मुझे देना था, वो है निफ्टी का हमने 17,600 का कॉल ऑप्शन 80 रुपए पे दिया था सुपरफास्ट फ्यूचर में आशीष जी के साथ। तो उसका पहला टारगेट 120 का अचीव हो गया, दूसरा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया था, 140 150 का था। तो इस पे भी बने रहिए, व्यू बुलिश है, और 150 का टारगेट फॉलो कीजिए। तो ये है आपके लिए राय। कैनरा बैंक पर बुलिश व्यू है, बाजार पर मेहुल जी का भी बुलिश व्यू है, और अच्छा एक्शन भी दिख रहा है। बाकी बैंक्स भी देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पर भी आपको एक मूव आती हुई दिख रही है। एचडीएफसी बैंक सुबह पॉजिटिव टेरिटरी में आया था, सबसे पहला बैंक जो था जो पॉजिटिव टेरिटरी में आया, बट वहां से ज़्यादा मूव नहीं आई है। बाकी मिड कैप बैंक्स में आपने एक्शन देखा है। तो कैनरा मूव कर रहा है, फेडरल मूव कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट, इन सभी में आपको अच्छी मूव दिख रही है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक बार इसके चार्ट को भी देख लीजिए। सुमित जी जरा देखें, इसका आंसर, इसके एक्शन अच्छा दिख रहा है, कुछ ट्रेड करना है इसमें? गुड आफ्टरनून दीपांशु, एयू बैंक के अंदर 630 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, तो फिर आने वाले कुछ दिनों के अंदर एयू बैंक के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 621 रुपए के पास बनेगा, 621 का इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है। ऊपर में 630 के ऊपर आज क्लोजिंग मिलने पे 645 रुपए से लेके 650 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में एयू बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और पोजीशंस को होल्ड करें। ओके, तो ये है आपके लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर राय सुमित जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको देने का, और ये इन्फॉर्मेशन हम खास तौर से आपके लिए लाए हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पे, यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होना चाहिए, होगा भी, कि जिन कंपनियों में महिलाएं ज़्यादा होती है वो कंपनियां ज़्यादा तरक्की करती हैं। बात तो सोचो, मतलब जहाँ लेडीज ज्यादा काम कर रही है, देखो नूपुर के चेहरे पे स्माइल देखो। नूपुर ज्यादातर कंपनियों की बात है, सब कंपनियों की बात नहीं है। लेकिन जो आप रिसर्च लेकर आई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जरा बताइए क्या है खास रिसर्च? बिल्कुल सर, एक रिपोर्ट है बैंक ऑफ अमेरिका की। उन्होंने ये कहा है कि जहाँ के मैनेजमेंट में और एम्प्लॉय में अगर वुमेन्स ज़्यादा होती है तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा दिखी है पिछले कुछ समय में। स्टॉक में भी देखा गया है कि ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। मैनेजमेंट और बोर्ड पे जहाँ पर महिलाएं ज़्यादा है, वहाँ पिछले 5 सालों में देखेंगे ना, तो उन कंपनियों में बाकी कंपनियों के मुकाबले 26% से ज़्यादा का अच्छा प्रदर्शन, वहाँ पे ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन होते हुए दिखा है। उन कंपनीज ने इंडेक्स में भी देखेंगे तो 4% से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दिए। पिछले 12 साल की बात करें तो उन कंपनियों में आरओई की का जो कंपैरिजन निकालेंगे वो भी 2% से ज़्यादा का सामने आया है। और ईएसजी रैंकिंग में भी इन कंपनियों को सबसे आगे रखा जाता है, जिसके बोर्ड पे वुमेन होती है, जिसके बोर्ड पे महिलाएं होती है, या एम्प्लॉय का जो जेंडर गैप होता है उसके चलते यहाँ पर भी ईएसजी रैंकिंग में ऊपर रखा जाता है। सर कंपनी स्पेसिफिक की बात करूँ ना, तो अपोलो हॉस्पिटल जहाँ पे आधे से ज़्यादा बोर्ड पर लेडीज़ है। जोमेटो की बात करें तो वहाँ पर भी सेम है, बोर्ड पे आपको लेडीज़ ज़्यादा दिखेगी। इनफैक्ट ताइवान की एक कंपनी है इलेक्ट टेक्सटाइल, जहाँ पे 85% वुमेन एम्प्लॉयज़ है। और जापान की एक कंपनी है कोसे, जहाँ पे 84% जो है एम्प्लॉयज़ वो वुमेन है। तो इन कंपनीज़ को सबसे ऊपर रखा गया है ग्रोथ की कैटेगरी में, एज ए वुमेन एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ज़्यादा है। इनफैक्ट इंडिया की जो पेज इंडस्ट्रीज़ है
उनका भी 5th स्पॉट पे नंबर आता है, क्योंकि 82% यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो वुमेन को दिया गया है। एक और इंटरेस्टिंग डेटा है, ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है बैबल्स, जो रेम्यूनरेशन की बात करें, जो तनख्वाह होती है वहाँ पे मेन से ज़्यादा दिया जाता है 16% वुमेन्स को। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डेटा इस रिपोर्ट से निकल के आया था। इसके अलावा इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज, IOCL, हीरो मोटोकॉर्प ऐसी कंपनीज है जहाँ पे जो सैलरीज दी जाती है, जो गैप होता है विमेन और मेन की सैलरीज में, वो सबसे कम है। तो ग्रोथ विमेन जहाँ पे बोर्ड पे ज़्यादा एम्प्लॉय ज़्यादा है उसकी ज़्यादा दिखी है पिछले 5 सालों में, और जो गैप है वो अब कम होते दिख रहा है सैलरीज की बात आती है तब। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। आप कह रही हैं कि अक्रॉस द बोर्ड ये दिख रहा है कि उन कंपनीज की परफॉर्मेंस बेटर रहती है। 5 साल में 26% से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और बाकी पैरामीटर्स में भी अच्छी बाकी पैरामीटर्स में ESG का भी बेनिफिट मिलता है। अगर वुमेन आपके डायरेक्टर की पोजीशन पे है तो वहाँ पे एक ऊपर आप कैटेगरी पे आ जाते हो। चलिए, बढ़िया बात है। आई थिंक सेबी की तरफ से भी एक रूल है विमेन रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड्स को लेकर, 1/3 बोर्ड आपका विमेन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। काफ़ी पहले ही सेबी की तरफ से ये रूल आ गया था, और डेटा भी यही दिखा रहा है, जहाँ पर ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पर ज़्यादा तरक्की भी है। जी, मतलब सबकी आपने स्टडी की है, खाली जहाँ जहाँ तरक्की है वहीं की है? नुपुर सर नो कमेंट। नो कमेंट, ओके। तो नुपुर की खुद की स्टडी है नहीं, नुपुर ने तो जहाँ से अच्छी दिखी वहाँ से ले ली। बैंक ऑफ अमेरिका ने की, राइट? हाँ सर, अच्छी सही की है। बैंक ऑफ अमेरिका कर रहा है, अच्छी की होगी डेफिनेटली। देयर नो रीज़न कि आप इन पे विश्वास न करें। तो वाकई में जिन कंपनियों की कमान महिलाओं के हाथों में, जिन कंपनियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर नज़र आई है। ये आपके सामने बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च आती हुई दिखी है। तो चलिए, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का योगदान लें अपने ऑफिसेज में, अपने कंपनियों में, अपने कारोबार में। आगे बढ़ने का एक बढ़िया रास्ता, बिल्कुल बढ़िया रास्ता है। बट आगे बढ़ रहा है बाजार सर, और आगे बढ़ रहे हैं कई सारे और स्टॉक्स जहां पर करना है फोकस। आज बजाज ऑटो में एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है, जरा बजाज ऑटो के भी चार्ट से किया जाए। मेहुल जी देखिए सर, बजाज ऑटो बढ़िया बाउंस बैक आया है, बाकी ऑटो से भी पार्टिसिपेशन है, बजाज ऑटो की लीडरशिप आ रही है सर। दीपांशु जी देखिए, अगर मैं पिछले 1-1.5 महीने की बात करूं तो बजाज ऑटो ऑलरेडी लीडरशिप दिखा रहा है और ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है। बट अभी रिसेंट में क्या हुआ था, एक करेक्टिव मूव आया था और उसने अपने 200 दिन के EMA और SMA जो होता है दोनों को रीटेस्ट किया था। तो ये एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। फिलहाल आज का जो एक्शन है उसी मूविंग एवरेज के ऊपर दिख रहा है, तो मुझे लगता है एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन चुका है, एक बेस बन चुका है 3700 का। तो किसी को अगर बाय करना है तो 3700 के स्टॉप लॉस से एक बार किया जा सकता है। अपसाइड में फिर से हमें 4000 या 4100 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले 10 से 15 दिन। तो बजाज ऑटो की अच्छी परफॉर्मेंस है और यहाँ से थोड़ी और आउट परफॉर्मेंस आपको दिख सकती है। 4000 के लेवल्स पर भी रखनी है नजर, बट उसके सामने बजाज फाइनेंस आज निफ्टी का टॉप लूजर। आई थिंक कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को लेकर भी यहाँ पर कंसर्न बना है और थोड़ा सेंटिमेंट भी कमजोर है। सुमित जी, 6000 के जस्ट नीचे बजाज फाइनेंस इस समय ट्रेड कर रहा है, जरा देखें सर। बजाज फाइनेंस के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बार के लिए फ्रेश पोजीशन के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने पिछले 2-3 दिनों के लो ब्रेक किए हैं। 6000 के नीचे आज क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है और 100 से 150 रुपए का फॉल देखने को मिल सकता है। फ्रेश बाय स्टॉक के अंदर बनेगा जब स्टॉक ऊपर में 6100-120 का लेवल तोड़ेगा। 6100-120 का लेवल टूटेगा, उसके बाद ही स्टॉक के अंदर फ्रेश बाय का मोमेंटम बनेगा। जब तक ये लेवल नहीं टूटते तब तक बाइंग के लिए थोड़ा वेट करना सही रहेगा। तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। आई थिंक एम्बिट की तरफ से शायद एक रिपोर्ट आई है जो बजाज फाइनेंस के कुछ चैलेंजेस के बारे में बात कर रही है और कह रही है कि इस समय कंपनी की ग्रोथ अच्छी है बट वो ऑलरेडी वैल्यूएशंस में कैप्चर हो चुकी है और आगे जाकर जो इनकी लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं उससे थोड़ा दबाव आ सकता है। तो बजाज फाइनेंस पर आई है एक नेगेटिव रिपोर्ट और आप देख रहे हैं कि स्टॉक भी आज निफ्टी का टॉप लूजर बना हुआ है, कमजोरी के साथ ही इस समय ट्रेड कर रहा है। बट आई थिंक टाटा स्टील में आज थोड़ा अच्छा एक्शन आपको दिखा है। ये स्टॉक थोड़े रिबाउंड के मूड में, हालांकि ग्लोबली हमने देखा है मेटल्स पर एक प्रेशर जरूर बना हुआ था बट टाटा स्टील विथस्टैंड कर रहा है। यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट का मोमेंटम दिख रहा है। सुमित जी, टाटा स्टील में क्या करना है सर? जो मेटल पूरे सेक्टर के अंदर साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है, कभी एक दिन ऊपर का मूव आता है, कभी एक दिन नीचे का मूव आता है। टाटा स्टील में जहां तक सवाल है, स्टॉक पिछले 5 दिनों से एक दायरे में घूम रहा है, इनफैक्ट 6 दिनों से, जिसके अंदर ऊपर का जो रेजिस्टेंस बना है 107 रुपए 108 रुपए का बना है, नीचे में जो सपोर्ट बना है 102 रुपए 103 रुपए का बना है। तो अब जब ये रेंज टूटेगा उसके बाद इसके अंदर फ्रेश मूव ऊपर का या नीचे का देखने को मिलेगा।
खरीदारी 108 के ऊपर करना है। जब तक 108 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक फ्रेश पोजीशन के लिए वेट करें। नीचे में 102 का लेवल टूटा तो फिर 100 रुपए के नीचे के लेवल टाटा स्टील में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। एक बिगुल भी दीपांशु नाम पे। बिल्कुल एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी मेरे पास यहाँ पे एक सेल कॉल रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 2940 फ्यूचर्स में, 2938 अभी सीएमपी है। स्टॉक का नाम है डिक्सन। डिक्सन के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। डिक्सन के अंदर पिछले 5-6 दिनों की तेजी के बाद कल स्टॉक में ऊपर पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और आज ये फॉलो मूव देखने को मिल रहा है, जिसमें कल का और परसों का लो स्टॉक में ब्रेक हो रहा है। डिक्सन टेक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से बिकवाली आएगी और नीचे में 100 रुपए तक के फॉल डिक्सन के अंदर यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। 2990 और 3000 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 3000 का स्टॉप लॉस लगा के डिक्सन में बिकवाली करें। जिन्होंने सेल का व्यू लेके रखा है वो लोग पोजीशन होल्ड करें। नीचे के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट बनेगा 2875 का 2875 और 2875 का लेवल ब्रेक होना चाहिए और नीचे के अंदर 2825 तक के लेवल भी देखने को मिलने चाहिए। तो 2-4 दिनों के लिए बिकवाली करें 3000 के स्टॉप लॉस से 2875 2825 ये दो टारगेट आने वाले दिनों में डिक्सन में देखने को मिल सकता है। बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा डिक्सन के अंदर। डिक्सन टेक बेचने की राय 3000 का राउंड फिगर में लगाएं स्टॉप लॉस और टारगेट रखें 2875 का पहला और दूसरा टारगेट भी आएगा डिस्क्लेमर हटने के बाद उसी जगह पर आएगा। हाँ ये आया देखो 2825 का। क्या डिस्क्लेमर भी जरूरी है ना, दोनों चीज़ें जरूरी है। तो 2875 और 2825 के टारगेट के लिए सुमित जी की तरफ से बिकवाली करने की राय आती है। आइए बढ़े आगे और एक बिगुल BTST का मेहुल कोठारी जी के लिए। मेहुल जी बताएं सर। वो है ओबेरॉय रियल्टी सर। ओबेरॉय रियल्टी 900 के ऊपर काफी महीनों बाद सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आया है कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट सबसे अच्छी बात है 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आया। तो यहाँ पर इसमें 950 तक के टारगेट पोजिशनली ओपन हो जाते हैं। मुझे लगता है 890 के स्टॉप लॉस एक बार के लिए ये काउंटर में निवेश किया जा सकता है। अपसाइड में 930 फर्स्ट टारगेट और दूसरा टारगेट 950 का बनता है ओबेरॉय रियल्टी में। ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पर खरीदारी करने की राय। एक बार मेहुल जी जरा लेवल्स फिर से बता दें सर, स्टॉप लॉस और टारगेट के। देखिए 890 का स्टॉप लॉस रहेगा इसका, पहला टारगेट रहेगा 930 का अनिल जी और दूसरा टारगेट 950 का रहेगा। 930 और 950 के टारगेट के लिए ओबेरॉय रियल्टी में करें खरीदारी। ये लेवल्स आपके सारे कैश के आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। आइए बज गए 3:30 2:30 2 मिनट तो 1 घंटा बाकी हो। अभी सॉरी लंबा दिन बाकी है सर। आज ऐसा क्यों लग रहा है कि अच्छा अब बाकी सब छुट्टी पे, बाकी सब लोग होली मना रहे हैं ना, इसलिए अच्छा, हमारे दिल्ली वाले दिल्ली वाले सब। ये तो आशु जी है जो काम कर रहे हैं। आशु जी मुंबई में लगता है इसलिए। अच्छा आइए सेठी साहब भी तैयार है। सेठी साहब के लिए बिगुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब आज फिर से आपको साक्षात दर्शन देते हुए दिखाइए। सेठी साहब के दर्शन कीजिए। जी सेठी साहब बहुत बहुत स्वागत है सर। बताएं आज की आपकी आज तो आप लाइव हैं तो हम बीच बीच में लेते रहेंगे आपसे पिक्स। पहली वाली बता दो। बिल्कुल अनिल जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आज भारत में दूसरे राज्यों में जैसे जिक्र किया पर्व मनाया जा रहा है, तो होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं जी बिजनेस के सभी दर्शकों को। और आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल विमेन। बाकी अनिल जी जो आज की मेरी पहली पिक है वो एक कैश मार्केट का स्टॉक है। अनिल जी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कैश मार्केट के स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। आज भी निफ्टी जहां कमजोर दिख रहा है बट कैश मार्केट के स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। और हाल ही में सुझाए हुए कुछ स्टॉक्स के अपडेट देना चाहूंगा। जैसे मैंने फ्राइडे को SW सोलर रिकमेंड किया था 300 के लेवल पे, अभी 314.15 है। RK फोर्जिंग था लास्ट वेडनेसडे को 262 के लेवल्स पे दिया, 280 का लेवल्स है। फिर ईस्ट इंडिया होटल, पनामा पेट्रो, ITD सीमेंटेशन सबके टारगेट्स अचीव हो गए। तो अनिल जी आज का जो कैश मार्केट का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है EID पैरी। एक शुगर स्टॉक है। आज शुगर स्टॉक्स फोकस में है बिकॉज कारण हम सबको पता। और परसों जब मैं लाइव था इस शो पे तो शुगर सेक्टर पे एक रिसर्च रिपोर्ट भी थी
और उसके बाद मेरे से वो क्वेश्चन भी पुटअप किया गया था, तो मैंने भी 3-4 स्टॉक सजेस्ट किए थे जिसमें खरीदारी करनी है। तो EID पेरी एक बहुत ही दमदार क्वालिटी का स्टॉक है, 534-35 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। एक मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है जो कि शुगर और न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाती है। इसमें इनके ब्रांडेड शुगर भी है, जैसे पेरिस प्योर नाम का इनका सुपर शुगर ब्रांड है, फिर आपके ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर है, एक अमृत नाम का ब्रांड है। बाकी इंटरनेशनल रॉ शुगर प्राइसेस पिछले कई सालों के हाईएस्ट पे चल रहे हैं। महाराष्ट्र में जो अनसीजनल रेन्स हुई है उसकी वजह से इस बार यील्ड कम होने की आशंका है और उसके कारण से शुगर का प्रोडक्शन डोमेस्टिक मार्केट में भी कम होगा, तो प्राइसेस फर्म रहेंगे। एथेनॉल की स्टोरी अपने आप में चल रही है। सरकार का जो एजेंडा है 10% से 20% तक ब्लेंडिंग को ले जाना, उसका एक फायदा मिलेगा। और दिसंबर तिमाही बहुत अच्छी थी, 492 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल दिसंबर तिमाही में 394 करोड़ का पैट था। तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी 9 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जो कि बाकी इसके पीयर्स अराउंड 18 पे ट्रेड करते हैं, तो उस लिहाज से भी बहुत सस्ता है। बट सस्ता तो इतना अनिल जी, इसमें एक स्टोरी ये भी है कि अनिल जी ये कंपनी मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है जो कोरोमंडल इंटरनेशनल में 56.28% स्टेक ओन करती है, और उस स्टेक की वैल्यू आती है आज की मार्केट प्राइस से कोरोमंडल इंटरनेशनल को देखेंगे तो 15,300 करोड़। और ये कंपनी आज जो EID पेरी है उसकी मार्केट कैप है सिर्फ 9,500 करोड़। तो मतलब बिल्कुल फ्री का ये बिजनेस है। 15,300 करोड़ के तो इसके शेयर्स की वैल्यू है, जो होल्डिंग है उसकी वैल्यू, और स्टॉक का मार्केट कैप आज 9,500 करोड़ का है। मुझे लगता है स्टॉक बहुत ही डीपली अंडरवैल्यूड है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 560 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 520 का, बट लॉन्ग टर्म के लिए भी इस स्टॉक को एक पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। आज वैसे भी शुगर स्पेस में बड़ी रैली बन रही है। बलरामपुर चीनी भी देख लीजिए, वहाँ पर भी बड़ा एक्शन आया और सेठी साहब भी कह रहे हैं आगे भी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। और उसके बीच में EID पेरी ये पसंद है सेठी साहब को 560 के टारगेट के लिए। और भी पिक्स लेंगे सेठी साहब की तरफ से, पर आइए पहले 2:30 बज चुके हैं, लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। हल्की बढ़त अनिल जी दिख रही है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों 20-25 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा है क्योंकि सुबह सुस्ती थी, वहां से फिर आपको रिएक्शन आते हुए दिखा है। यूरोप में अभी भी कमजोरी है, बट मामूली सी गिरावट है। यूरोप इनफैक्ट जर्मनी के बाजार पॉजिटिव हो चुके हैं, बाकी बाजार भी हल्की फुल्की गिरावट दिखा रहे हैं। ऑफकोर्स एशिया ज़्यादा गिरा था, स्पेशली हैंगसेंग जो 250 माफ़ कीजिए 450 अंक टूटा था, वहाँ पर आपको कमजोरी ज़रूर दिखी थी। बट हमारे बाजार रिकवर होकर डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। बताएं सर क्या करना है इस समय? व्यू तो तेजी का ही रखना है, जो सोमवार को भी था और आज भी है। पहले रिस्क की बात करें दीप जी, 17,600 के नीचे की रिस्क कम होती दिख रही है। आज भी लो वही बनाया और वही हमारा क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था, तो वो ट्रिगर नहीं हुआ। तो आज लगता नहीं कि अब आप 17,600 के नीचे बंद हो गए, वो तो साफ दिख रहा है। 3 बजे तक आपके लिए ज़रूरी कि आप 17,700 को होल्ड करें, और वो इसलिए कि 17,700 के पुट पर 98 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 1,17,00,000 शेयर, यानी कि कॉल राइटर 17,700 का ट्रैप होने की तैयारी में, क्योंकि आज इस 65 लाख शेयरों से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 17,700 के कॉल राइटिंग में हुआ है। तो ये कमज़ोर शॉर्ट्स हैं जो आज सुबह गैप से नीचे खुलने के बाद बने हैं, तो ये आपके लिए शॉर्ट कवरिंग का सहारा दे सकती है। इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि दिन के ऊपरी स्तरों की तरफ बंद होते हुए नजर आएंगे। एकदम टॉप पे बंद भले ना हो, लेकिन उस ऊपरी स्तरों की तरफ में दिन के हाई पे फ़र्क है। शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, जब मैं शब्दों का चयन करता हूं तो सोच समझ के करता हूं कि दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद होना, ऊपरी स्तरों के करीब बंद होना और टॉप पे बंद होना, दोनों में फर्क है। तो ऊपरी स्तरों की तरफ बंद होंगे हम, और वो ये होगा 17,750 से लेकर 17,800 की रेंज में। और क्यों 17,750 पे आपके कॉल राइटर से 65 लाख शेयर, 17,800 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से 1,30,00,000 शेयर का, जिसको पार नहीं कर पाएंगे। तो एनी क्लोज अब वो 17,700 बढ़िया है, 17,750 17,800 हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। और 17,800 के ऊपर की तो मतलब हम इतना अच्छा तो हम आजकल सोच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि सोचने में भी हमारी सोच ऐसी होगी, ज़्यादा अच्छा सोचने में ऐसा लगता है अपनी नज़र लग जाएगी मार्केट को, क्या फ़ायदा। तो वैसा हाल है। तो इसलिए 17,750 17,800 की रेंज में अगर आज आप वहाँ पहुँचते हैं तो थोड़ी प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज के हाई रेंज पर आप होंगे। नीचे 17,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 3 बजे तक 17,700 का लेवल मेक और ब्रेक। क्लियर है? ठीक है। अगर 3 बजे के पहले 17,700 के नीचे आ जाते हैं तो थोड़ी सी रिस्क आपकी खुल सकती है, तब आपके लिए 17,650 या इसके थोड़ा सा नीचे आप आज बंद हो सकते हैं। तो 17,700 3 बजे तक आपको मेक और ब्रेक के तौर पर लेकर चलना है। बैंक निफ्टी नीचे की रिस्क क्या है? 41,000 के नीचे आप बंद नहीं होंगे, ये क्रिस्टल क्लियर है। हल्की फुल्की छोटी सी बाधा
41,500 की। उससे पहले एक और लेवल डीप इंटरेस्टिंग निकल कर आ रहा है जो ये बता रहा है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आज आप 41,250 के नीचे बनने होंगे, वो भी बचा पाएंगे। सो 41,250 का मतलब वो आपके लिए मुश्किल से 200 पॉइंट की रिस्क है यहाँ से। 41,425 450 के आसपास ट्रेड करें। सो क्लोजिंग बेसिस पे आप 41,250 होल्ड कर पाएंगे। और अगर गलती से आज 41,500 के ऊपर आप बंद हो गए तो कल के लिए फिर और मजबूत ट्रेडिंग के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। फिलहाल 3 बजे तक यहाँ जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो है 41,500 का। 41,500 के ऊपर 3 बजे के पहले निकल कर आप टिक गए तो 41,575 41,675 तक जाने की कोशिश, 41,550 41,625 और 41,675 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की ऊपर हो सकती है। सो 41,500 में एक और ब्रेक लेवल है 3 बजे तक। नीचे 41,250 41,350 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ऊपर 41,500 41,675 रुकावट की जगह। ये सिंपल है। बैंक निफ्टी बैलेंस्ड है, निफ्टी थोड़ा सा तेजी की तरफ बायस्ड है। अब आपको लगेगा कि दिख तो उल्टा रहा है, लेकिन जिस लेवल पर निफ्टी है और जिस लेवल पर बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 50-50 है, निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर चुका है। बट वो ये एग्जैक्टली वो 17,700 पर निफ्टी होल्ड कर रहा है इस समय, तो वहीं से फिर 3 बजे तक होल्ड करना है इस लेवल को जहाँ पर ट्रेड करा है। ओके, ये है आपके लिए अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। आइए कुछ और कॉल्स भी तैयार हैं। बिगुल, स्विंग के सुल्तान, आशु मदान। बताएं आशु जी। दीपांशु, आज अनिल जी कह रहे थे दिल्ली वाले सारे छुट्टी पे हैं, तो आप वो सारा टाइम मुझे दे दीजिए ना, मतलब फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सर अरे आप तो नेकी और पूछ हम तो ढूंढ ही रहे हैं एक्चुअली। तो इरशाद आप आते रहिए, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा आपको 100%। अनिल जी, पहले तो अनिल जी मैं एक और अपडेट देना भूल गया था। परसों वेदांता का बीएस स्प्रेड बनाया था, जो आपने पूछा भी था 1:2 क्यों नहीं, क्योंकि एक अनिल जी एक मंदी लगती थी, वो आज ही सुबह 10 रुपए सीधा नीचे खुला, तो अनिल जी उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग है। और अगर 290 के पास जाएगा तो अनिल जी इसमें शायद मेरी फिर सेल कॉल आएगी, पर आएगी ऑप्शन के थ्रू। मैं फिर 290 की पुट एट द मनी वाली बाय करूंगा। तो मतलब मैं आगे का वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस स्टॉक में थोड़ी मंदी लगती है वेदांता में, मतलब जब भी ऊपर जाएगा। अनिल जी, एक स्टॉक है जो मुझे काफी पसंद है, परेशान भी कर रहा है, कहीं जाता भी नहीं कहीं आता भी नहीं, वो अनिल जी डीएलएफ। अब अनिल जी डीएलएफ में क्या है कि अच्छा तो लगता है, लेकिन 350-55 में मैं अनिल जी कई बार देखता हूँ कि ना वो चार्ट पे सेलिंग की कॉल आती है, सब कुछ है, खराब भी लगता है। लेकिन अनिल जी पिछले मैंने 1-1.5 महीने से इसको वॉच किया है कि ये 350-55 में जब भी सेल कॉल आती है अनिल जी, वो सेल कॉल का स्टॉप लॉस हुआ है, चाहे किसी का भी हुआ हो, लेकिन अनिल जी वो भाव तोड़ता नहीं है। और अनिल जी जब ओबरॉय रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टी, ये सब कुछ चल रहे हैं, और डीएलएफ अनिल जी जिस तरह से जो करंट उसका भी सेल हुई है नए प्रोजेक्ट की, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि अनिल जी कब तक ये रुका रहेगा। तो अनिल जी ट्रेड कैसे करना है मैं वो शेयर करता हूँ। मतलब एक्चुअली क्या अनिल जी, मैं इसका पीछा छोड़ना नहीं चाहता हूँ कि इसमें से पैसे बना के निकलने ही निकलने हैं, जैसे होता है ना कई बार वो जिद आ जाती है किसी स्टॉक में। तो अनिल जी 360 की एक कॉल लेनी है डीएलएफ की, 380 की 2 बेचनी है। फिर से बोल रहा हूँ अनिल जी, बुल स्प्रेड बनाना है 1:2, 360 की एक लेनी है, 380 की 2 बेचनी है। इसमें कॉस्ट लगेगी 4.5 रुपए। 4.5 का मतलब अनिल जी 360 प्लस 4.5 364.50 का आप लॉन्ग खड़े हो गए। वर्स्ट केस आपका 4.5 रुपए से नीचे लॉस नहीं हो सकता। फ्यूचर का रेट 364 ही चल रहा है, तो अनिल जी एज गुड एज आपने फ्यूचर ले लिया। सेफ कहां तक है? 400 रुपए तक। ये अनिल जी 380 390 बेस्ट केस में भी जाता है, वहां पे मतलब छोड़ देता है, दम निकल जाता है या उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है कि अनिल जी इस बार ये 380 रुपए की तरफ जाना चाहिए, 380-85। अगर ऐसा होता है, अगले अभी हमारे पास अनिल जी 20 दिन है, तो मुझे लगता है अनिल जी ये 4.5 रुपए भी 3 गुना पैसे देके जाएंगे। तो डीएलएफ अनिल जी देखो स्टॉक तो अच्छा है, आगे पीछे करके चलना है, बट एक्चुअली क्या है ना कि पिछली 1-2 बार से जब करेक्शन हुई है, लेकिन ट्रेड इसको अनिल जी ऑप्शन के थ्रू करना है, क्योंकि पैसे ज्यादा लगाने नहीं है अनिल जी। ओके, तो चलिए 360 वाला कॉल ऑप्शन खरीदें 1, 380 वाले कॉल ऑप्शन बेचे 2, 4.5 रुपए में हो जाएगा काम। और ये है स्ट्रेटजी आपकी आशु जी की तरफ से। आइए जय ठक्कर का भी किया जाए स्वागत। जय भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके शामिल, उनकी तरफ से भी जैकपॉट शेयर आने की तैयारी में। लेकिन पहले सेठी साहब से लेना जरूरी, नहीं तो सेठी साहब को लगा इससे बढ़िया तो मैं फ़ोन पे ही ठीक था 2:30 बजे मेरा काम तो निपट जाता था। इधर 2:30 बजे एक ही स्टॉक लिया, अनिल जी ने लटका दिया, उसके बाद खुद की स्ट्रेटजी में बिजी हो गए, फिर आशु जी को ले लिया। मैं आगे से फ़ोन पे ही रहूँगा, नहीं आऊँगा। ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा सोचेंगे नहीं सोचेंगे ना सेठी साहब, नहीं सोचेंगे ना ऐसा। नहीं अच्छा ही है, आप रुक के आ रहे हो,
और प्रेशर नहीं है, कुछ बोलने को रहेगा अनिल जी। चलिए बढ़िया है। तो एक बार फिर से बिल्कुल सेठी साहब के लिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सर, आज का आपका दूसरा स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है, एक स्टॉक जिसको मैंने हाल ही में भी रिकमेंड किया, बजट वाले दिन भी रिकमेंड किया हुआ है, ISGEC हैवी इंजीनियरिंग, जो अभी 480-81 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक डाइवर्सिफाइड हैवी इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि मेनली बॉयलर्स के बनाती है, फिर टर्नकी प्रोजेक्ट सेटअप करती है, शुगर प्लांट्स, पावर प्लांट्स, इन सब के लिए। कई सारी इंटरनेशनल कंपनीज के साथ जेवी है, इंटरनेशनल कंपनीज फ्रॉम इटली, जापान, USA, कनाडा से कंपनियां हैं, उनके साथ इनका जेवी है। ग्लोबली प्रेजेंट है, 91 से ज़्यादा देशों में इनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं। और बाकी अनिल जी, आज इसमें भी एक शुगर और एथेनॉल का तड़का है। ये इसकी एक सब्सिडरी है, सरस्वती शुगर मिल्स, नोएडा बेस्ड है। उसके अंतर्गत ये शुगर और एथेनॉल के कारोबार में भी है। एक्चुअली इस कंपनी का अगर हम पूरा नाम देखेंगे तो ISGEC वुड स्टैंड फॉर इंडियन शुगर एंड जनरल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। बाकी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, डेट इक्विटी रेशियो मैनेजेबल है, और हाल ही में एक बड़ा ऑर्डर भी इनको मिला है। मुझे लगता है ये स्टॉक, और खास करके बजट के बाद जब सरकार का प्राइवेट केपेक्स पे बड़ा फोकस है, या केपेक्स पे बड़ा फोकस है, मुझे लगता है इस तरह की कंपनियां अच्छा करेगी आने वाले क्वार्टर्स में। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है, और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 510 का, और स्टॉप लॉस रखता है 465 रुपए का। तो 510 का टारगेट, 465 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करके चलिए। ये है आपके लिए आइसजेक हैवी इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड स्पेस में आपको जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिख ही रहा है। जय भी हैं तैयार हमारे साथ, और बिगुल जय के लिए जय का जैकपॉट। गुड आफ्टरनून जय, बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। वेल दीप, कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। इंडियन होटल्स का कॉल ऑप्शन खरीदना है 325 के स्ट्राइक का। ये ट्रेड कर रहा है अभी ₹6.75। इस लेवल्स पर खरीदे। ₹9.90 का पहला टारगेट रहेगा, ₹12 का दूसरा टारगेट रहेगा। सो 9.90 एंड 12, ये दो टारगेट्स के लिए दीपांशु खरीदना है। इंडियन होटल्स का 325 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो दीप प्लेस करना होगा, डेट वुड बी एट 5.20, ₹5.20 पर आप स्टॉप लॉस लगाया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन होटल्स में फिर से एक ज़बरदस्त मोमेंटम ऊपर की तरफ आपको देखने मिलना चाहिए। जो हिसाब से ये स्टॉक 320 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट टारगेट इसके दीप बनने चाहिए 335 के। सो ये 325 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू पहले ही ₹10 हो जाना चाहिए, और उसके ऊपर मैं लगभग देख रहा हूँ नेक्स्ट टारगेट लगभग 340-45 तक। सो आई थिंक 9.90, 12 ये लेवल्स आपको देखने मिलने चाहिए कॉल ऑप्शन में। अब रिस्क रिवॉर्ड भी देखे, 6.75 में खरीदे, 5.20 का स्टॉप लॉस रहेगा। सो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, यहाँ पे अच्छी तेज़ी आपको देखने मिलेगी। अच्छी तेज़ी होटल स्टॉक, जैसा आज सुबह हम बात भी कर रहे थे, एक अच्छी मूव यहाँ पर आ रही है। आइए मेहुल जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनका कॉल, BTSTT का बिगुल। बताएं मेहुल जी। दीपांशु जी, मेरे पास ये एक ऑप्शन का ट्रेड आया है, वो है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड्स अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छे हैं, सपोर्ट से घुमा है 430 पे, इस पे डबल बॉटम फॉर्मेशन में। तो मुझे लगता है ये सीरीज में काउंटर तकरीबन 480 तक जा सकता है, बट अभी के लिए 460 का कॉल ऑप्शन बाइंग की सलाह रहेगी। तकरीबन ₹9.40 के पास ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर बाय करना है। ₹6.5 के स्टॉप लॉस है। अपसाइड में पहला टारगेट रहेगा 12.5 का, और उसके ऊपर ये ₹16 तक के टारगेट दिखा सकता है। ओके, तो जुबिलेंट फूड यहाँ पर रखिए नज़र। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े कई सारे काउंटर्स हैं जहाँ पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। अभी इंडियन होटल्स की बात की जाए ना, जुबिलेंट फूड भी आपको मूव करते हुए दिख रहा है। EIH आज सुबह संदीप जैन साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी था, EIH एसोसिएटेड, वहाँ पर भी आपको मूव दिख रही है। तो नज़र रखिए, यहाँ आपको थोड़ा एक्शन इन काउंटर्स पर दिख रहा है। कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स भी आपको मूवमेंट दिखा रहे हैं। देखते हैं यहाँ से अगर आपको और तेज़ी भी बनती हुई दिखेगी या नहीं। और ये जो होटल स्टॉक्स हैं, इस पर कुछ खास रिसर्च भी है जो कुछ ही देर में हमारी टीम आपके लिए लेकर आ भी रही है। ओके, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन होता हुआ। आइए बढ़ते आगे। इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर एक और रिपोर्ट आई है जो बताती है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा कहाँ पैसा निवेश करती है, किन किन एसेट क्लास में पैसा लगाती है। एनी गेसेस, एनी आइडिया? जरा हमारे एक जरा सबको
दिखाइए एक बार स्क्रीन पर। पहले बाद में क्या, पहले रिपोर्ट बता देंगे तो ये बायस हो जाएंगे। हाँ, पहले इन्हीं से पूछा जाए आपके हिसाब से। जय इतनी क्या जल्दी जवाब देंगे, आ रहे ना, रुको, पूछेंगे सबसे। अच्छा बताओ आपके हिसाब से किसको, हाँ मतलब किस में पैसा लगाती है? गोल्ड अनिल जी, घर की नहीं, पूरी ओवरऑल सबकी बतानी है, खाली अपने घर की नहीं बतानी। अनिल जी ओवरऑल ही बता रहा हूँ, ज्यादा करके डायमंड्स एंड गोल्ड अनिल जी, ये जो अच्छा दूसरों का भी आपको पता है? अनिल जी सबसे ज्यादा ये एसेट क्लास होता है। अरे दूसरों का भी पता है? अनिल जी ये कॉमन होता है, अनिल जी फीमेल्स का ये कॉमन होता है अनिल जी, ये हर घर की वही सेम कहानी होती है। गोल्ड एंड डायमंड, ओके। सुमित जी बताएं। अनिल जी पता नहीं, अनिल जी दूसरी मूवमेंट्स का तो मैं बिल्कुल भी आइडिया नहीं रखता अनिल जी, मेरे को आइडिया ही नहीं है। जिनका आइडिया उन्हीं का बता दो चलो। अनिल जी मेकअप में इन्वेस्टमेंट वो वेस्ट है, इन्वेस्ट नहीं है। एक आपकी आवाज कट गई, वापस बोले सुमित जी, आपकी आवाज कट गई, बताइए। अनिल जी मजाक गलत बात है, डायमंड्स पे इन्वेस्ट है अनिल जी, डायमंड्स। ओके मेहुल जी। देखिए अनिल जी, मैं तो क्या कहूँ कि अब जब हम मार्केट में, तो हमें देखकर हमारी जो बीवी है वो म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा इन्वेस्ट करती है। पर एक समय ऐसा आया था जब ये क्रिप्टो करेंसी की जो लहर आई थी उसमें उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए थे और पूरा 90% साफ हो गया उनका अकाउंट। ठीक है नहीं, अच्छा हो गया। अब आपकी कैसी भी परफॉर्मेंस आए, हमेशा उससे बेहतर ही रहेगी। तो आपकी तो घर में इज्जत एकदम बढ़ गई, टेंशन ही नहीं है। 90% तो आप कैसा खराब से खराब स्टॉक रिकमेंड करोगे, फिर भी जाने वाला है नहीं। तो मेहुल जी के तो बढ़िया काम हो गया। जी सेठी साहब आप बताएं। अरे जी, जो खुद को इन्वेस्ट करना है तो वो तो ज्वेलरी, गोल्ड और डायमंड में करना पसंद करती है। बाकी अगर एडवाइस करना हो हस्बैंड को तो दे फील मोर सिक्योर इन रियल एस्टेट। अच्छा, जो भी नॉट, अरे जी इनका एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा नहीं होता है लग्जरी ब्रांड्स पे और स्लिमिंग पे, अपने आप को फिट रखने पे। अरे वाह क्या बात है। आशु जी। अनिल जी देखिए, जो एक्सपेंडिचर होता है, स्पेंडिंग, वो तो सुमित ने ठीक बोला, कॉस्मेटिक और क्लोथिंग पे होता है। अगर जहाँ तक कि इन्वेस्टमेंट की बात है अनिल जी, वो बेसिकली ज्वेलरी में ही होता है और वो गोल्ड और डायमंड दोनों में होता है। लेकिन अक्सर अनिल जी जो ये मतलब डायमंड इज आई मीन वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड एज दे से, बट होता क्या कि अनिल जी जितने भी हस्बैंड है ना, क्योंकि वो मतलब मैं तो मार्केट वालों को ज़्यादा जानता हूँ, वो इतना इन्वेस्टमेंट माइंडसेट होता है तो कि डायमंड की वैल्यू मतलब लेने जाओ कुछ है, बेचने जाओ कुछ है, तो वो डिस्करेज करते हैं। वो गोल्ड ही प्रेफर करते हैं कि पुश गोल्ड की तरफ करते हैं। डायमंड और वो जो आजकल जो जिनको हम जड़ाऊ कहते हैं, पोल्की या कुंदन, वो मतलब आजकल फैशन में बहुत हैं। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के लिए ना अनिल जी 90% हस्बैंड नहीं राजी होते, तो वो पुश करते हैं गोल्ड की तरफ। बट अदरवाइज एज एन एसेट क्लास डेफिनेटली ज्वेलरी और गोल्ड डायमंड। जेम्स वाले जैन साहब की कमी बड़ी खल रही है मुझे, नहीं तो अभी वो भी अपना ज्ञान बिल्कुल बराबर देते। एनीवे चलिए, ये तो हमारे पैनल की राय है, लेकिन लोगों की राय क्या है, रिपोर्ट कहाँ क्या कह रही है, जरा नूपुर बताइए, डिटेल्स क्या है आपके पास? बिल्कुल सर, एनारॉक की रिपोर्ट है, उन्होंने सर्वे किया 5,500 कंज्यूमर्स पर सर्वे। 5,500 हाँ सर, उसमें से 2,750 महिलाएं थी, तो 50-50 का प्रोपोर्शन हो गया यहाँ पे करीबन। और सर्वे में ये निकल के आया कि 20% स्टॉक मार्केट में लगाना चाहती है, सिर्फ 8% गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहती है, 7% अगर देखेंगे तो एफडी में इन्वेस्ट करती है, और बचा हुआ जो 65% है, मतलब सबसे ज़्यादा चंक अगर इन्वेस्टमेंट कहीं होता है तो वो रियल स्टेट में होता है। इनफैक्ट सर एक और इंटरेस्टिंग डेटा है कि 83% महिलाएं जो है वो 45 लाख तक के जो घर है वहाँ पे इन्वेस्ट करती है। 45 से 90 लाख में जाएंगे तो वो भी एक आंकड़ा पड़ा है, 36% का आपको दिखेगा। 90 लाख से 1.5 करोड़ तक के प्रीमियम घर में भी करीबन 27% महिलाएं इन्वेस्ट करना पसंद करती है, और 1.5 करोड़ से ऊपर की कीमत वाले जो लग्जरी घर है वहाँ का आंकड़ा निकालेंगे तो 20% आपको दिखेगा। इसके अलावा सर पिछले सर्वे में ये सामने आया था कि 82% जो रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रही है महिलाएं, वो खुद के लिए घर लेने के लिए इन्वेस्ट कर रही है, और 18% री इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीद रही है। लेकिन इस सर्वे में ये आया कि 77% वुमेन्स ऐसी है जो खुद के लिए घर खरीद रही है, और जो निवेश करने का परसेंटेज था वो 18% से बढ़कर अब 23% हो गया। तो एक बड़ा चंक वुमेन का रियल स्टेट की तरफ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ओके, लेकिन घरों की कीमत जो बताई वो बड़ी कम दिख रही है मुझे। एक बार जरा घरों की कीमत कितना आपने बताया? 45 लाख से कम वाले जो घर हैं, हाँ, उसमें 83%
महिलाएं इंटरेस्ट दिखा रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आई थिंक फिर इस रिपोर्ट में कुछ मामला बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए 45 लाख रुपए मुंबई में तो घर आता नहीं है। सर वुमेन्स की सैलरी थोड़ी कम होती है ना? नहीं, भले कम हो, उनकी सैलरी से घर थोड़ी प्राइस डिसाइड होती है। घर की प्राइस ही 45 लाख में तो 1 BHK भी नहीं मिलता। अब तो विराट तक आज तो हमारे हेमांग छुट्टी पे नहीं तो पूछ लेता मैं उनसे, तो आशीष मिलता है पैसा? 45 लाख में विरार वसई में मिल जाएगा। विरार वसई 1 BHK में, 1 BHK, हाँ मतलब इतना दूर जाके आसपास तो हाँ। और 45 से 90 लाख तो ठीक है छत्तीसगढ़। तो इसका मतलब ये कि ये जो 83% वाला मामला है, ये इन्वेस्टमेंट कम है, जरूरत ज्यादा है। हाँ वही सर, तो नेक्स्ट रिपोर्ट में ये ना 77% वुमेन खुद के लिए घर खरीद रही है। एग्जैक्टली। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट वाला 18% था पिछले साल, वो भी बढ़ के 23% हो गया। लेकिन एक चीज बताओ, फिर उस हिसाब से तो 20% अगर स्टॉक मार्केट सोच रही तो ये तो बड़ा आई ओपनर है। ये तो बड़ा तबका है 20% वाले, क्योंकि 60% रियल एस्टेट है। 60% वाले रियल एस्टेट में तो चलो बहुत सारे, 60% का 80% मान लो, 75% मान लो, वो तो खुद के घर के वाला है। हाँ करेक्ट। बाकी जो पोर्शन बचा है 25%, यानी कि कुल मिला के 15% ही हुआ तब का। वो 15% ऐसा हुआ जो घर में निवेश करना चाहता, उसके सामने 20% इक्विटी में। यस, क्या बात है, क्रांति आ रही है। ये तो इक्विटी मार्केट। आशीष सर कैसे देखते हैं? डेटा तो बड़े खतरनाक है। तो मतलब इस हिसाब से तो शेयर बाजार में महिलाओं की रुचि जबरदस्त तरीके से। अच्छा, पिछली रिपोर्ट में शेयर मार्केट में कितने थे, है क्या आपके पास डेटा? पिछली रिपोर्ट में नहीं है, खाली रियल एस्टेट की डिटेल। हाँ सिर्फ रियल एस्टेट, क्योंकि एनआरओ का ना इस रिपोर्ट को तो अलग तरीके से देखना चाहिए। रियल एस्टेट में जो घर खरीदना है जिसको अपने रहने के लिए, उसको आप इन्वेस्टमेंट मत मानो। बराबर है, वो तो जरूरत है। करेक्ट। ज्वेलरी भी काफी हद तक लोग इसलिए खरीदते हैं, वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ये कि पहनने के लिए भी चाहिए। चलो उसमें मिक्स एंड मैच हो जाता, पहनने का पहनना और साथ ही, लेकिन स्टॉक मार्केट तो प्योर निवेश है। और उसके सामने अगर रियल एस्टेट देखा जाए तो फिर तो स्टॉक मार्केट में ज्यादा निवेश आ रहा है रियल एस्टेट के बजाय। आशीष जी जरा विशेष टिप्पणी दीजिए अपनी। अनिल जी देखिए, जो लास्ट 3 साल में है ना, वो कॉम्पोजिशन बहुत चेंज हुई है। मैं ऑनेस्ट एक कन्फेशन करता हूँ कि पिछले 20 साल में अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलता था, व्हेन यू स्टार्ट सीइंग हाउसवाइफ्स किटी मनी फ्लोइंग इनटू द मार्केट, दैट इज एन एमेच्योर सिग्नल के मार्केट का टॉप बनने वाला है। बट अनिल जी लास्ट 3 साल में जो अवेयरनेस आई है, जिन क्लाइंट से मैं मिलता हूँ और जहाँ शहर जाता हूँ अनिल जी, जितना वो क्लाइंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी वाइफ की पार्टिसिपेशन, नॉलेज या मतलब कुछ ना कुछ इनपुट साथ में जरूर रहती है। तो ये एक डिफरेंट चीज़ हुई है। वो जो पहले होती थी अनिल जी, वो डिफरेंट होती थी कि वो जो भेड़ चाल होती थी, जब बुल रन आता था सारे घुसते थे, तब वो एक वो एमेच्योर सिंड्रोम्स जिसको मैं कहता हूँ कि व्हेन हाउसवाइफ्स मनी किटी मनी स्टार्ट फ्लोइंग इनटू द मार्केट, बट नॉट एनी मोर अनिल जी। अब जो हुई है अनिल जी, वो जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। और दूसरा अनिल जी, ये जो ये रिपोर्ट है, ये 45 लाख का तो 7 मेट्रोज, क्या मतलब हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे। अनिल जी रियल एस्टेट जो है ना, उसकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 7 जगह पे है इस वक्त, मतलब मेट्रोज के अलावा। क्योंकि रियल एस्टेट कहाँ से स्टार्ट होता है अनिल जी? एजुकेशन से, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट से, एंड रेस्ट एवरीथिंग इट्स अ जर्नी, इट फॉल्स इन प्लेस। तो ये 7 जगह हैं जिनको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ उसके लिए। बट इसमें तो अनिल जी 45 लाख में तो पुणे में भी घर नहीं आ सकता। तो ये बहुत मतलब डिफिकल्ट है, अनलेस के मतलब टियर 2 टियर 3 सिटीज में जाके ये सर्वे लिया हो। सो दैट इज लिटिल कंफ्यूजिंग। लेकिन अगर टियर 2 टियर 3 में भी लिया है और 20% अगर महिलाएं इक्विटी मार्केट को निवेश के लायक समझती, तो सेठी साहब फिर तो ये बड़ा बदलाव हो रहा है देश में। नहीं बिल्कुल अनिल जी, वैसे दिखता ऑन सीरियस नोट तो यही बात है, बट ऑन जोवियल नोट मुझे लगता है ये उन महिलाओं के ओपिनियन होंगे जिनके हस्बैंड ऑलरेडी शेयर बाजार में निवेश नहीं करते हैं, और सबको लगता है ना दूसरे की थाली में घी ज्यादा है, तो उस लिहाज से वो निवेश करने का सोच रही होंगी। आपके भी घर से होता है इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में? थोड़ा पैसा अलग से दो ना उन्हें, और फिर उनको बोलो हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा तो हमारे घर से ऐड करना है, मैं खुद ही देख लेता हूँ, लेडीज का रोल रहता है। अरे भाई साहब, खुद तो आप सब कुछ देख लोगे, दूसरों को भी कुछ देखने दो। जय आपको कुछ एडवाइस करना चाहते हैं। जी जय बताइए। अनिल जी ये डेटा सही में आई ओपनर और बहुत ही अच्छी चीज़ है अनिल जी, जो हिसाब से मैं कहूँगा कि विमेन कंट्रीब्यूशन भी स्टॉक मार्केट में हो रहा है। मैंने सुबह भी यही कहा था कि काफ़ी अभी लोग आ रहे हैं, जब मैंने विमेंस डे का बहुत सारी शुभकामनाएं दी थी तभी कि अनिल जी मेरे घर पे भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफ़ी मतलब मेरी वाइफ कहती है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इतनी ऐड भी आती है तो गवर्नमेंट की तरफ से अनिल जी ऐड भी काफ़ी देखने मिलती है कि म्यूचुअल फंड सही है, इसलिए वो रुचि अनिल जी आई है। घर वाले तो बोलते हैं मगर
जब टीवी पे भी ऐसा देखते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐड देखते हैं, तो और विश्वास बढ़ जाता है अनिल जी। वो एक चीज़ हुआ अनिल जी। और रियल इस्टेट में अनिल जी इतना जो नंबर आया है, आई थिंक कहीं ना कहीं अनिल जी ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसका भी काफ़ी एक कंट्रीब्यूशन है। आई थिंक जिन भी महिलाओं का घर नहीं था उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिला है। तो टियर 2 टियर 3 में अच्छा इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे उनके तरफ से फ्लो आते हुए देखने मिला है। ओके, ये बात भी सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में काफ़ी सस्ते घर बन रहे हैं और इसलिए शायद ये 45-50 लाख वाले। और भले आज हेमांग छुट्टी पे उन्होंने मैसेज भेज दिया, बिल्कुल आ गया। हाँ, वो भी देखी छुट्टी पे भी। छुट्टी पे वैसा मुझे तो डर है कि आधे दिन की सैलरी क्लेम न कर ले। इस समय तो चैनल ही देख रहा था, चैनल पे नजर बनाए हुआ था, तो बोले कि 40-42 लाख रुपए में विरार में 1 BHK आ जाएगा, घर बन जाएगा। ये बिल्कुल जो आशीष भी यही कह रहे थे, बिल्कुल सही अंदाज था। चलिए, ये है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। और बदलते हुए माहौल में अब आपके लिए निवेश के मौके कहाँ आ रहे हैं महिलाओं की तरफ से, इस पर हमने की ये विशेष रिसर्च। बेसिकली तीसरी महाशक्ति को और सपोर्ट मिले, बिल्कुल वैसे ही माने ना इसको। हाँ, और महिलाओं के केस में एक और खास बात है, मालूम है क्या है? क्या वो नुकसान में बेचती नहीं। ये मतलब पुरुषों के मुकाबले में उनमें ये ज्यादा है। अच्छी जो वो बाय एंड होल्ड पेशेंस, हाँ, पेशेंस वाला काम। मतलब अच्छा, एक और चीज बता दूं, उनकी बेसिक सोच यही है, नीचे आए तो और लेने वाला। हाँ, पुरुषों का तो कैसा है कि नीचे आया नहीं और बेच दो निकलो और गिरेगा, और उनको लगता है और ले नीचे आए, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट अप्रोच और जो पेशेंस लेवल है वो पुरुषों के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। जी आशु जी और भी कुछ कहना चाहते हैं? जी आशु जी। अनिल जी, आपका जो भी आपने जो बोला ना, बिल्कुल 200% राइट है। अनिल जी, वो जब भी किसी ब्रेकआउट सुन के जब वो ले लेती है ना, तो उसके बाद वो बिकता नहीं है, तो वो रखा रहता है उनके पास। तो ये अनिल जी, मैं शहर जाके सुन के आया हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो उनके पास पड़े हैं, मतलब किसी ना किसी पे मुझ जैसे के कहने पे लिए हुए हैं, लेकिन अनिल जी वो बेचती नहीं है। ये बिल्कुल कन्फर्म है। हाँ, एवरेज भी वही कर पाती, बाकी किसी से एवरेज भी नहीं होता। ये बात भी फैक्ट है। अब सही हो गलत तो जो भी हो, होता तो उन्हीं से एवरेज। ये बात सही है। चलिए, तो ये है आपके लिए महिलाओं की तरफ से निवेश पर बेहतरीन रिसर्च आती हुई महिला दिवस के मौके पर। आइए, इस बीच होटल, फ्लाइट्स और ट्रेन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कैसा रहा है होली के त्योहार पर? तो रियल टाइम बेसिस पर डेटा तैयार है आपके लिए कि बुकिंग्स कैसी है, माहौल कैसा है, बिजनेस कैसा है। आशीष भी तैयार है बताने के लिए होली विशेष बुकिंग स्पेशल। कितनी बुकिंग की आशीष बताइए? सर मैं जा नहीं पाया, लेकिन डेटा सबका निकाल लिया मैंने। डेटा निकालने में रह गए लगता है। जी बताएं। काफ़ी बढ़िया बढ़त देखने को मिली सर। पिछले मंथ के हिसाब से ही देखें तो 10 से 15% की ग्रोथ है। लेकिन खास बात है कि लोगों ने ना महंगे दाम पर भी बुकिंग की है, फ्लाइट्स बुक की हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। आप देखिए, मुंबई गोवा का जो फेयर देख रहा था, इसमें 33% का इजाफा आपको देखने को मिला, जो नॉर्मली चलता है। पुणे, दिल्ली, लखनऊ, न्यू दिल्ली, रांची, दिल्ली, पटना, यहाँ से अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा इजाफा। इनफैक्ट एक बढ़िया सा रोचक एग्जांपल मेरे पास है कि दिल्ली टू पटना अगर आप देखें तो जो 7 मार्च की फ़्लाइट थी, इसका औसतन प्राइस होता है 4,000 के आसपास, लेकिन उन लोगों ने 11,000 रुपये तक देकर फिर भी ट्रैवल किया है। और काफ़ी बढ़िया बुकिंग्स के जो है रुझान यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। जैसे अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशंस रहे हैं वाराणसी, जयपुर, गोवा, कश्मीर, दुबई, सिंगापुर। यहाँ पर लोगों ने जाकर सरप्राइजिंगली होली बनाई है। मथुरा की तो बात ही अलग है सर, यहाँ पर तो बुकिंग्स डबल हो गई हैं। ईज़ माई ट्रिप ने खुद बताया कि यहाँ पर काफ़ी बढ़िया टूरिज्म में ग्रोथ देखने को मिली है। लीजर ट्रैवल की जो एडवांस बुकिंग है, काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने 30% बुकिंग जो है ऑलरेडी पहले ही कर दी थी। तो काफ़ी यहाँ पर अगर आप देखें तो अक्रॉस अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा सर ओयो की तरफ से भी डेटा आया है। जैसे प्रयागराज में अगर आप देखें तो जो बुकिंग्स हैं यहाँ पर 127% का इजाफा है, पटना में 126%, लखनऊ में 125%, और औसतन लोगों ने पूरे हफ्ते की लगभग छुट्टी ले ली है सर, 6 दिन की छुट्टी बनाई है। तो अच्छी ग्रोथ है। लगातार हम देख रहे हैं कि हर जो फेस्टिव सीजन है यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। बताइए, छोटे शहर बड़ी ट्रेवल डिमांड, मतलब ये क्या है इसमें सर? जो यहाँ के लोगों ने ज्यादा बुक करा है, और यहाँ पर लोग जा भी बहुत ज्यादा रहे हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पे लोग कोई आदमी लखनऊ क्यों जा रहा होगा, मुझे ये समझाओ जरा। सर अपने घर जा रहे होंगे होली मनाने के लिए। अच्छा, होली मनाने, घूमने के हिसाब से नहीं, लेकिन जो लखनऊ से बाहर रहते हैं तो घूमने भी, क्योंकि सर इजाफा काफी ज्यादा है। तो 4 दिन आदमी लखनऊ में क्या घूमेगा है?
नो आइडिया है तो जाके देखना पड़ेगा। हाँ अच्छा, ओके। लेकिन हाँ, मतलब घर जाने वाला मामला तो समझ में आता है, कोई अगर बाहर काम काज कर रहा है और वो जाना चाहे। अच्छा, तो आपके हिसाब से वाराणसी, जयपुर और गोवा 3 जगह ज़्यादा डिमांड रही है टूरिस्ट डेस्टिनेशन। दुबई और सिंगापुर भी नाम तो में वो तो लंबी छुट्टियों के हिसाब से गए होंगे। चार वो दिन होली मनाने कोई दुबई नहीं जाएगा, है ना। दुबई सिंगापुर होली मनाने के लिए नहीं जाएगा, और कश्मीर भी होली मनाने के हिसाब से तो आदमी नहीं जाएगा, लेकिन वो 4 दिन की छुट्टी और 1-2 दिन और ले लो ऐसा करके। तो ये 3 डेस्टिनेशन तो आपके पीछे वाले घूमने के हिसाब से हो गए, 3 होली के हिसाब से हो गए। अच्छा, ये तो हो गया, चलो कि समझ में आएगा कहाँ लोग ज़्यादा घूमने जा रहे हैं। कहाँ के लोग ज़्यादा घूम रहे हैं उसमें आपका कहना है? प्रयागराज, पटना, लखनऊ, ये लोग ज़्यादा घूम, यहाँ से लोग ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा जा रहे हैं। बराबर, छोटे शहरों में 125-125% डिमांड बढ़ी है, बुकिंग बढ़ी है। ओहो, मतलब दिल्ली मुंबई वाले लोग कम निकल रहे हैं बाहर के ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से। खैर दिल्ली मुंबई में परसेंटेज कम भी हो लेकिन संख्या ज़्यादा हो जाती है। अगर छोटी ग्रोथ भी आए, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो जरा ये और कोई है डिटेल्स बाकी हो चुकी? सारी डिटेल्स बता कंप्लीट, ओके। आप क्यों नहीं जा पाए? सर मैं पिछले हफ्ते ही पिछले महीने छुट्टी पे था। अच्छा, आप लगातार बार लेते रहते तो फिर आपको लगे होली पे तो क्या ही लो। ओके, हाँ चलो, अच्छा है ये बात। कम से कम आशीष को पता तो नहीं कि लगातार बार लेते हैं। मान लिया। ओके, हाँ, ये जरा एक बार सेठी साहब से राय ली जाए। सेठी साहब ये होटल और लीजर वाले सारे स्टॉक को बड़ा क्लोजली ट्रेवल करते हैं और सारे रिकमेंड भी करते हैं। सेठी साहब, ये आंकड़े देख के आप प्रसन्न हुए? बिल्कुल अनिल जी, जो मैं कई बार दोहराता हूँ, कई बार मैंने कई सारे होटल स्टॉक्स हाल ही में रिकमेंड किए, जैसे इंडियन होटल्स तो एक पेरिनियल पिक रहता ही है। बाकी इसके अलावा लेमन ट्री होटल्स है, फिर EIH की अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा करी, हाल ही में रिकमेंड किया हुआ है, ताज GVK है। सभी होटल स्टॉक्स ने अच्छा किया और ये जो आंकड़े आए हैं जो ट्रेवल टूरिज्म के, डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव है पूरे सेक्टर के लिए। और हमने जो दिसंबर तिमाही के नतीजे आए हैं जितने भी होटल स्टॉक्स के, उनके बहुत ही दमदार नतीजे आए इसके बेसिस पे, और वही आंकड़े भी दिखा रहे हैं। बट इसके अलावा भी आप जो रिलेटेड सेक्टर्स है, जैसे एयरलाइन स्टॉक्स है, इंडिगो हुआ, फिर आपके ड्रीम फोक्स जो नई लिस्टिंग है वो भी अच्छा करनी चाहिए, फिर महिंद्रा हॉलीडे रिसोर्ट, फिर डेल्टा कॉर्प जो कि काफ़ी घट गया है बट मुझे लगता है एक अच्छे लेवल्स पे है। हाल ही में आपने कोई शो में मुझे पूछा भी था अराउंड 195 और लेवल्स, तो उस दौरान यही राय थी कि होल्ड करना चाहिए या खरीदारी भी की जा सकती है। फिर ईज माई ट्रिप, BLS इंटरनेशनल, ये सब स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है और मुझे लगता है इन सब स्टॉक्स को रडार पे रखना चाहिए और कोई गिरावट आती है तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए। मुझे लगता है इस क्वार्टर के भी नतीजे ये ट्रैवल टूरिज्म को जो कैटर करते हैं सब कंपनियों के अच्छे रहने चाहिए। तो ये सारे ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़े स्टॉक्स में आपको अच्छी मूव आनी चाहिए। आज सुबह इंटरग्लोब एविएशन अमृतसर की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी था और होटल स्टॉक्स तो अच्छा मूव दिखाई रहे हैं। अभी इंडियन होटल्स पर बाय कॉल भी आई थी। बट आई लेटर का एक और स्टॉक है जहां पर मूवमेंट दिख रहा है और वो है आपके लिए IEX। अभी थोड़ी देर पहले इस पर एक स्पाइक भी आते हुए दिखा था। जरा जैसे राय ली जाए, जय IEX का चार्ट देखें, पिछले 3-4 दिनों से कुछ एक्शन इसमें आ रहा है। पावर स्टॉक्स वैसे भी थोड़े मोमेंटम में रहे। IEX की भी बात करें। बिल्कुल दीप, बढ़िया लग रहा है IEX। इनफैक्ट आप देखें तो लास्ट सीरीज में ही इसमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने मिली थी और जहाँ तक मुझे याद है एक दफ़ा मैंने रेकमेंड भी किया था इन एंटिसिपेशन ऑफ शॉर्ट कवरिंग, और अच्छा मूव वहाँ पे आते हुए देखने मिला। और इसके जो टेक्निकल टारगेट्स है वो इंटैक्ट है दीप। लगभग आपको 155-160 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। यहाँ से भी आपको लगभग 12 पॉइंट का मूव देखने मिल सकता है, विच इज़ क्लोज टू अराउंड 8-9%। सो IEX तो अच्छा लग रहा है दीप, एंड डेफिनेटली इसमें आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। इनफैक्ट मेरे पास अभी दीप एक इंडेक्स का कॉल है कैश का ऑप्शन में। 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि कतार में थोड़ा सा आगे हैं सुमित जी, तो एक बार सुमित का सुपर हिट फिर जय के पास चलेंगे। कतार का पालन करने से अपने आप को सम्मानित महसूस करते हुए सुमित जी बताएं सर अपनी पिक। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। खाली हमारे कहने से कर रहे हैं, वाकई में महसूस हुआ सम्मान आपको या नहीं? नहीं अनिल जी, मेरे को बहुत ज्यादा प्रिविलेज फील हुआ है। बताएं। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 1288। ऑटो सेक्टर के अंदर मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक का भाव है 1288। नाम है M&M के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 1270 का नीचे में सपोर्ट है तो ये स्टॉप लॉस होगा। जिन्होंने पोजीशंस बनाए वो लोग होल्ड करें। पिछले 3-4 दिनों के हायर लेवल पे आ चुका है। M&M के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए।
जैसे ही 1300 का लेवल टूटेगा तो ऊपर में 1310 रुपए से लेके 1325 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में M&M में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। खरीदारी करें M&M 1270 के स्टॉप लॉस से 1310 1325 के टारगेट्स के लिए। 1310 1325 का टारगेट M&M पे करे खरीदारी। ऑटोज हैं मोमेंटम में। आइए कैश का ऑप्शन जय ठक्कर। बताएं जय। एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है बैंक निफ्टी का। 136 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। 41,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कल ही की एक्सपायरी का है। 136 पर ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदना है अभी दीप। यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस दीपांशु अगर आपको रखना है तो कैन बी प्लेस्ड एट 22 रुपीज़। सो 136 में खरीदे, 22 पर आप लगाइए स्टॉप लॉस, विच इज़ आई मीन कोई अग्रेसिव ट्रेडर हो तो 0-0 भी कर सकता है। अदरवाइज 22 रुपये का आप रख सकते हो यहाँ पे स्टॉप लॉस। एंड टारगेट जो दीपांशु यहाँ पे निकल कर आ रहा है, द फर्स्ट टारगेट विल बी 284 एंड सेकेंड टारगेट कम्स टू अराउंड 345। सो 284 345 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। 41,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी में जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। आई मीन यू नो वही मेक और ब्रेक लेवल है और बैंक निफ्टी अटेम्प्ट कर रहा है उसके ऊपर टिकने का। और जहाँ तक अगर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इंडसइंड बैंक में तो अच्छा मोमेंटम देखने मिला। आई थिंक आजकल में ICICI बैंक भी अच्छा मोमेंटम आपको दिखाएगा अलॉन्ग विद PSUs लाइक SBI विच इज़ ऑल्सो डूइंग गुड। सो ICICI, कोटक अलॉन्ग विद इंडसइंड बैंक एंड SBI, आई थिंक ये जो banks है definitely should help बैंक निफ्टी टू climb higher from these levels as well. I mean 41,500 600 के ऊपर जो नेक्स्ट लेवल बन कर आ रहा है that comes to 41,800 850. सो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग 350 रुपये तक का हो जाएगा कल अगर 800 850 तक आता है। इसीलिए 345 का मेरा सेकेंड टारगेट है। बैंक्स मूवमेंट के लिए तैयार हो रहे हैं। सुबह 17,600 की कॉल निफ्टी पर खरीदा थी जय ने, अब 41,500 की कॉल बैंक निफ्टी की खरीदनी है। इस बीच 17,750 पर आपको निफ्टी भी आते हुए दिख रहा है। जी तो बहुत बहुत बधाई सर, क्योंकि 17,700 पर जब मंडरा था तो आपने कहा था 2:30 बजे की यही लेवल है जो निफ्टी को होल्ड करना है और 3 बजे के बाद अगर होल्ड कर लिया तो अच्छे संकेत हैं। होल्ड ही नहीं बल्कि 50 पॉइंट ऊपर ही आ गया उन लेवल से। दोनों इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी दोनों ही अच्छी मजबूती के साथ 17,800 अब अगला टारगेट है निफ्टी का। बेसिकली रुकावट की जगह 800 850 है तो वहाँ तक तो है ही है जगह। और बैंक निफ्टी के लिए यहाँ से भी 150 पॉइंट तो अभी है ही है 675 और उसके बाद देखेंगे आगे क्या कुछ होता है। बजट के दिन का हाई जो है दीप वो है 42,000 के आसपास का, तो उधर तक का रास्ता खुलेगा 41,700 के ऊपर बंद होने के बाद। तो व्यू तेजी की तरफ का बनाए रखना ठीक रहेगा, अभी भी इसमें कोई डाउट नहीं। आइए तैयार है आशीष चतुर्वेदी बताने के लिए बैन से बेनिफिट। बताएं आशीष। सर सीरीज़ का पहला अपडेट है तो कोई स्टॉक हमारे पास है तो नहीं फिलहाल, बैन में तो बाहर निकलने का सवाल ही नहीं है। स्टॉक जो एंट्री कर रहा है वो है बलरामपुर चीनी। काफ़ी बड़ा मूव यहाँ पर आपको देखने को मिला। पोजीशंस भी काफ़ी ज़्यादा 95% से बहुत ऊपर आ गई हैं, 108% है। और जब जब रिफ्रेश कर रहा हूँ पोजीशंस बढ़ती जा रही हैं। तो बलरामपुर चीनी लगभग निश्चित ही हो गया है कि स्टॉक बैन में आएगा, तो स्टॉक पर नजर रखेंगे। ओहो, बलरामपुर चीनी बैन में? बिल्कुल 8%। आर यू श्योर? यस सर। ओके, सुबह किसने रिकमेंड किया था बलरामपुर चीनी? कहीं तो आया था रिकमेंडेशन लिस्ट में? स्पाइक था। EID पेरी अभी सेठी साहब बोल रहे हैं। EID पेरी, ओके। तो ये है आपके लिए बलरामपुर चीनी जबरदस्त एक्शन में आ गया। नहीं आया ना बलरामपुर, यूजुअली है नहीं बैन वाला स्टॉक। करेक्ट। एक चार्ट चेक ले लेते हैं। बिल्कुल। मेहुल जी जरा बलरामपुर चीनी देखें, कल वैसे बैन में आ सकता है बट चार्ट्स क्या कह रही है सर आज की 8% की मूव के बाद? देखिए चार्ट्स की बात करें दीपांशु जी तो ये जो 400 से 400 से 410 का जो जोन है, बारी बारी ये काउंटर यहीं से घूमा है तो एक रेजिस्टेंस तो रहेगा। जब तक ये 400 के ऊपर या 410 के ऊपर क्लोज नहीं रहता तब तक फ्रेश ट्रेड तो नहीं लिया जा सकता बिकॉज ऑफ कपल ऑफ रीजंस के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी फेवरेबल नहीं होगा। और दूसरा के बार बार क्लोजिंग बेसिस पे ये फेल हो जाता है उस लेवल पर, तो क्लोजिंग पर राह देखनी चाहिए तभी कोई फ्रेश एंट्री कीजिए। दूसरा एक अपडेट मुझे देना था दीपांशु जी और अनिल जी,
कि निफ्टी भले थोड़ा बहुत स्ट्रगल करे 17,800 के पास और बैंक निफ्टी 42,000 के पास, बट एक बहुत बड़ा अपडेट ये लग रहा है कि मिड कैप 100 इंडेक्स जो है उसमें ब्रेकआउट आ गया। 31,100 का लेवल था, हम काफी क्लोजली उसको मॉनिटर कर रहे थे। अगर आज ये क्लोजिंग आती है 31,100 के ऊपर, तो मुझे लगता है कि आने वाले 5-6 दिन बहुत ही ज्यादा आउट परफॉर्मेंस रहेगा ब्रॉडर मार्केट में। हम देखेंगे कि जो मार्केट की ब्रेथ रहेगी वो कॉन्स्टेंटली हो सकता है एडवांसिंग्स के फेवर में बहुत ही ज्यादा हो। तो ये है आपके लिए राय। और देखिए बात करते करते 750 भी क्रॉस कर दिया, अब 760 के लेवल पर निफ्टी आते दिख रहा है। तो और मोमेंटम अब आपको बाजार पर सोमवार को सचिन जी ने दिया था बलरामपुर 377। मुझे याद है, मैं वही सोचा था किसी ने दिया, तो मैंने कहा आज क्यों अचानक से ऐसा क्या हो गया, क्योंकि आउट ऑफ फैशन थे ना सारे शुगर स्टॉक। देखो आज 395 का जो टारगेट था उनका डन, सचिन जी का आ गया, सोमवार वाला आ गया। 400 आ गया, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये है डेज हाई पर। आइए मेहुल जी की तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल भी है बिल्कुल उनके लिए, BTS डबल टी। बताएं सर। देखिए, जैसे कि दीपांशु जी मैंने कहा कि मिड कैप आउट परफॉर्म कर सकता है, तो मेरा कैश का एक काउंटर है, वो है KRBL और LT फूड्स। दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, बट दोनों में कंपेयर करें तो KRBL ज्यादा अच्छा है। 368 के पास ये ट्रेड कर रहा है, इसका 348 का स्टॉप लॉस रखिए, तकरीबन 15-20 दिन लग सकते हैं टारगेट को, बट ये टारगेट के लिए तैयारी कर रहा है। 410 का टारगेट इसका अपसाइड है, 348 के स्टॉप लॉस है। KRBL बाय करने की सलाह रहेगी। थोड़ा पोजिशनल कॉल आ रहा है, ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस लीजिए, क्योंकि टारगेट्स भी लंबे हैं। 400-410 के टारगेट्स आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। 348 का लगाइए स्टॉप लॉस। KRBL इस पे भी अच्छा मूवमेंट दिख रहा है। इनफैक्ट कैश मार्केट में अब अच्छा मूवमेंट दिख रहा है। बाजार तो खैर डेज हाई पर आई हैं, बैंक्स की फ्रेश स्पाइक आ रही है, बट कई सारे कैश स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छी मूव दिखा रहे हैं इस समय। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट देखिए आज भी 3% ऊपर है, स्टॉक में ज़बरदस्त रिबाउंड आया है। शुगर स्टॉक्स में बलरामपुर की तो बात हो गई, रेणुका शुगर देखिए 7% ऊपर ये काउंटर है। EID बेबी सिटी से बात कर रहे थे। EIH NCC दोनों स्टॉक्स की सुबह बात भी हो रही थी। लिंडे इंडिया जिसकी सुबह बात हुई थी, ये भी अच्छे मूव में आ रहा है। तो कैश स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल इस समय बनते हुए दिख रहा है। देखते हैं यहाँ से मूव आएगी कि नहीं। सिटी साहब एक बार इंडिया बुल्स रियल एस्टेट देखें सर, काफ़ी समय से बात ही नहीं हुई है, भूल ही गए हैं स्टॉक को, बट रिसेंटली बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं, या तो अपसाइड बड़ा आता है या फिर डाउन साइड बड़ा आता है। आज भी देखिए सर 3% ऊपर है, 65 के लेवल पर। कैसा लगता है ये? दीपांशु, इस स्टॉक को तो भूलना ही ज्यादा ठीक रहेगा। ये मतलब रिटेल निवेशकों को तो मुझे लगता है इस स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए, बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। और अगर आपको रियल एस्टेट सेक्टर में रहना है तो देयर आर अम्टीन नंबर ऑफ बेटर क्वालिटी स्टॉक्स, जैसे अभी DLF की चर्चा हुई, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे वो अच्छा है। फिर आपके ओबेरॉय रियल्टी है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, शोभा डेवलपर्स है, ये सब अच्छे लगते हैं। बाकी कोई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं तो वो करंट लेवल्स पे इसमें बने रह सकते हैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में। बट स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया, कई दिनों से वेट कर रहे हैं। इसका जो एक मर्जर होना है एम्बेसी ग्रुप के साथ, तो उसकी इंतजार उसका लगा रहता है, बट मटेरियलाइज नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है स्टॉक में अभी कुछ करना नहीं चाहिए, इसमें कुछ नहीं करना चाहिए, जाने दीजिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। बट बाकी और बढ़िया विकल्प है रियल एस्टेट बास्केट में। आइए अनिल जी की तरफ से एक कॉल है तैयार, बिगुल कल के 2000। एक और बैंक फ्यूचर खरीदने की राय, RBL बैंक 164.50 के आसपास, 164.75 के आसपास RBL बैंक का फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। 1.25% नीचे है, 1.5% नीचे है, कमजोर है। और बैंक्स में ही तेजी है, यहीं पर आपको खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस होगा आज के लो के नीचे, 161.85 का आज का लो है फ्यूचर्स का, 161.50 का स्टॉप लॉस लगाइए। प्योरली ट्रेडिंग कॉल है ये, वो IDFC की तरह नहीं कि जिसको आपको लंबा होल्ड करके कर सकते हो, ये ट्रेडिंग कॉल के तौर पर है। 168.50, 168.50 और 172 ये दो टारगेट हैं जिसके लिए RBL बैंक में आपको करनी खरीदारी। 161.5 ये स्टॉप लॉस है, 164.5 एंट्री पॉइंट है, 168.5 और 172 ये टारगेट है जिसके लिए RBL बैंक में करें आप खरीदारी। तो धीरे धीरे सारे बैंकिंग स्टॉक्स एक एक करके एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। पहले मेरा विचार इंडसइंड बैंक देने का था, लेकिन आज इंडसइंड बैंक बड़ा तगड़ा उछाल दिखा चुका है, 4%। सो इंडसइंड के को फॉलो करने में सबसे बढ़िया माहिर स्टॉक RBL बैंक है। तो मैंने सोचा अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, तो RBL बैंक
इज द नेक्स्ट। बात करते करते 2 रुपए की मूव आ गई। हाँ, ये तो थोड़ा थोड़ा तो रहेगा ही, मूड माहौल ऐसा है ना, 167 का हाई बना लो तो चलेगा। सो ये सारे बैंक्स मजबूत दिख रहे हैं। बैंक्स में जब जहाँ जो आपको कंफर्ट हो, सुकून दे, वो आप खरीद सकते हैं। आइए बिगुल सेठी साहब के लिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, एक और कैश मार्केट का स्टॉक अभी रडार पे है जिसपे खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉक का नाम है रॉयल ऑर्किड होटल्स, जो अभी 250-251 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। होटल स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखी जा रही है, जैसे हमने फ्रंटलाइन काउंटर इंडियन होटल्स में अभी थोड़ी देर में अच्छी तेजी देखी। मुझे लगता है अभी जो रिपोर्ट भी आई क्लियर कट दर्शा रही है कि जिस तरह के नतीजे दिसंबर क्वार्टर में थे उसी तर्ज पे नतीजे आने चाहिए इस क्वार्टर के भी। बाकी रॉयल ऑर्किड होटल्स भी एक अच्छी क्वालिटी की होटल है। अराउंड 58 होटल्स हैं इन 38 सिटीज विथ अराउंड 4000 रूम्स, और हर सेगमेंट में प्रेजेंट है। 5 स्टार, 4 स्टार, फिर रिसोर्ट्स, फिर बजट होटल्स, फिर सर्विस डिपार्टमेंट, ये सब सेगमेंट में ये प्रेजेंट है। बाकी एग्रेसिव इनके एक्सपेंशन प्लान्स है। दिसंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 14 करोड़ का पैट आया, जो पिछले साल दिसंबर तिमाही में 5 करोड़ का पैट था, मतलब तीन गुना हो गया प्रॉफिट। बाकी पूरा सेक्टर अच्छा कर रहा है, मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। इसमें खरीदारी करने की सलाह, मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 265 का, स्टॉप लॉस रखा है 245 रुपए का। 245 का स्टॉप लॉस, 265 के टारगेट। खरीदे रॉयल ऑर्किड होटल पर। होटल स्टॉक कोई सेठी साहब छोड़ेंगे नहीं है। सेठी साहब आप काफी घूमते रहते हैं या मतलब कैसे है? नहीं अनिल जी, ज्यादा घूमता तो नहीं रहता हूँ, मतलब संदीप से कम घूमता हूँ। संदीप को दिया हुआ है एक काम। आपकी बेंचमार्किंग मतलब संदीप जी की है, आशु जी या बसिन साहब की नहीं? ये भी तो घूमते रहते हैं बहुत। हाँ, बसिन साहब भी बहुत घूमते हैं, बट हाँ, आशु जी भी पूरे देश भर में घूमते रहते हैं। पूछो आशु जी को। आशु जी से तो आप कम ही घूमते होंगे। आशु जी, आजकल आपकी टूर कम हो रही है। आशु जी का तो मुकाबला 10% भी नहीं घूमता होगा। अच्छा, आशु जी कम हो रही टूर आज। अनिल जी पिछले 1-1.5 महीने से कम है, और अब फिर से दोबारा रिज्यूम हो जाएगी। ओके, तो इससे पहले कि आशु जी, भसीन साहब, जैन साहब, सब सारे लोग और ज़्यादा घूमना शुरू करें, और एक्चुअली वो होते ही ना, बच्चों के एग्ज़ाम खत्म होने का समय जैसे खत्म होता है उसके बाद और धड़ाधड़ ट्रैवल शुरू हुआ। अभी तो क्या है, गर्मी की छुट्टियों वाली, घूमने वाली, बाकी सारी ट्रैवल भी अब शुरू होने, बिजनेस की तो है ही है। तो उससे पहले जिसे जो स्टॉक पसंद है भाई देख लीजिए। रॉयल ऑर्किड, ये है वो स्टॉक सेठी साहब की पसंद का, जहाँ पर वो है बुलिश। आइए जी सेठी साहब कुछ कह रहे हैं। जी सर। आसपास आके मैंने 250 के लेवल पे आइडेंटिफाई किया था, अभी 261-62 के लेवल्स है, तो 265 का शॉर्ट टर्म टारगेट तो अचीव होता दिख रहा है जल्दी। बट मुझे लगता है इस स्टॉक को अभी भी अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए होल्ड करना चाहिए। ओके, होल्ड करें। 265 तक पहुंचने के बाद भी आप ट्रेल करते चले अपनी कॉस्ट के हिसाब से, वो होगा आपके लिए बेहतर। आइए, एल&टी का शेयर ये है सुर्खियों में, और आज एक बड़ा अपग्रेड आता दिखा है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। मौजूदा भाव से लगभग 700 रुपये ऊपर के टारगेट्स एल&टी पर आते हुए दिखे हैं मॉर्गन की तरफ से। नुपुर हमारे साथ तैयार है बताने के लिए मॉर्गन को क्यों इतना ज़्यादा पसंद है एल&टी। सर, इतना पसंद है कि पहले उनका 2400 रुपये का टारगेट था, वो अब बढ़ाकर 2827 रुपये कर दिया, तो काफ़ी बड़ा जंप दिया उन्होंने टारगेट में। उनके रीजंस भी काफ़ी सारे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा जो इंडिया में केपेक्स होने वाला है, वहाँ पे अच्छी ग्रोथ होगी आने वाले कुछ सालों में। अभी फिलहाल जीडीपी से कंपेयर करेंगे तो केपेक्स 31% का होता है, वो बढ़कर 36% हो जाएगा FY 27 तक। कंपनियों की और बैंक की भी बैलेंस शीट देखे तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जीडीपी के मुकाबले कॉर्पोरेट कर्ज में भी 15 साल के निचले स्तर पर फिलहाल आ चुका है। कंपनी स्पेसिफिक उन्होंने ये कहा है कि कंपनी की जो ऑर्डर इनफ्लो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक और मार्जिन्स बहुत कम, वहाँ पे ऐसा होता है कि उतार चढ़ाव दिखते हैं। जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफ़ी सस्टेन रहती है कंपनी की। वर्किंग कैपिटल की भी बात करें एल&टी की तो वो भी काफ़ी बढ़िया है, और वहाँ पे इम्प्रूवमेंट और आता है हर क्वार्टर में। कारोबार की बात करें तो कंपनी स्पेसिफिक कारोबार की बात करें तो केपेक्स के हिसाब से एल&टी मौजूदा स्कीम के लिए काफ़ी बेटर आता है। अगर ज़्यादा केपेक्स एक्सपेक्टेड है आने वाले कुछ सालों में तो सीधा बेनिफिट एल&टी को मिलता है। 3 सिनेरियो मॉर्गन स्टैनली ने निकाले जहाँ पे उन्होंने अपनी जो प्राइस टू अर्निंग है, जो वैल्यूएशन है, उन्हें बढ़ाया है। पहला, जहाँ पे बेस केस में
5% से उन्होंने बढ़ाया उनके बेस केस को। पहले का जो पी था वो 20 का था, उसे बढ़ाकर उन्होंने 25 का कर दिया। बुल केस की बात करें तो जो 25 हुआ करता था उसे बढ़ाकर 30 कर दिया है। बेयर केस में कोई बदलाव नहीं है, 15 का पी दिया करते थे वो अभी भी पी है। जो अभी फिलहाल उन्हें जो केपेक्स की स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग लग रही है, ऑर्डर इनफ्लो की जो स्टोरी है उन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, और जो डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है उसका एग्जीक्यूशन पे वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है एल&टी, मॉर्गन स्टैनली एल&टी के ऊपर, जिसके चलते जो टारगेट है वो 2400 से बढ़ाकर 2827 किया है, और जो रेटिंग है वो ओवरवेट की रखी है कंपनी के ऊपर। बड़ा अपग्रेड आया है, बड़े टारगेट्स के साथ आपने अपडेट देखा है। सेठी साहब ये पॉजिटिविटी शेयर करते हैं, 2800 प्लस के टारगेट्स आ रहे हैं, 2825 के टारगेट आपको आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। नहीं, बिल्कुल दीपांशु, बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है और एक अच्छे अप ट्रेंड में है। और हाल ही में जो हमने बजट पे सरकार का फोकस देखा केपेक्स के ऊपर, उसके बाद से बहुत अच्छा कर रहे हैं। जितने कैपिटल गुड्स वाली कंपनियां हैं, एल&टी भी है उसमें, फिर एबीबी, सीमेंस, कमिंस, सभी अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा, और ये जो टारगेट दिए मॉर्गन स्टैनली ने बिल्कुल अचीवेबल है इन द नेक्स्ट 9 to 12 मंथ्स। ओके, 9 से 12 महीनों में ये टारगेट्स अचीवेबल हैं, सेठी साहब को लग रहा है। तो बुलिश व्यू, मॉर्गन स्टैनली का बुलिश व्यू सेठी साहब की तरफ से भी आ रहा है। आइए आखिरी 10 मिनट बाकी हैं, लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। ठीक मूड बना हुआ है अनिल जी। अमेरिकी फ्यूचर्स कुछ खास नहीं कर रहे हैं, 20 पॉइंट ऊपर ही डाउ फ्यूचर्स दिख रहा है, हल्की फुल्की बढ़त नाज़दाक फ्यूचर्स में, मामूली गिरावट यूरोप में आपको दिख रही है, और कच्चा तेल दायरे में है। रुपया भी ठीक है सर, आज सुबह 35 पैसे गिरकर खुला था, उसके मुकाबले 15 पैसे की कमजोरी है इस समय। हम तो ऑफकोर्स बाजार डेज हाई पर है, 250 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी 41,600 और 17,750 के ऊपर निफ्टी। क्या करके जाना? तेजी की पोजीशन बरकरार रख सकते हैं, क्लोजिंग अच्छी मिल रही है, तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है, और अगर अमेरिका में एक अच्छा मजबूत सेशन हो गया, रिकवरी हो गई, तब तो आप 17,800 को पार कर ही जाएंगे, 800, 850 को पार कर जाएंगे। नहीं हुआ तो गिर के खुलेंगे, और गिर के खुलेंगे तो वहाँ खरीदेंगे आज ही की तरह। सो इन आइदर केस आपका व्यू बाय ऑन डिप्स का रखना है, पॉजिटिव साइड पर रखना है। हेजिंग करने के लिहाज से जिनको डाउ को 400-500 पॉइंट ऐसे नीचे देखकर डर लगता है, उनको हेजिंग करके जाना चाहिए, और हेजिंग करने के लिए आप 17,600 या 17,500 अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप एक पुट ऑप्शन खरीदकर लॉन्ग पोजीशन को हेज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पर यही पुट ऑप्शन आपका होना चाहिए 41,200 या 41,300 का, अगर आप करना चाहें, 41,000 का भी ले सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, बट लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें, लिमिट में रखें, डिसिप्लिन में रखें, या फिर हेजिंग के हिसाब से रखें, ताकि एक्सपेक्टेड फॉल कोई 100-150 पॉइंट तक का हो निफ्टी में, 200-300 पॉइंट तक का बैंक निफ्टी में, वो तो रनिंग है, उसमें तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्टली पता नहीं लगा पाएंगे। उसके अलावा कभी कुछ बड़ा ऊपर नीचे हो जाए, कर जाए, ऐसी आशंका बन जाए तो उसकी हेजिंग करनी होती है। इसलिए आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर हेज कर लेना चाहिए, अदरवाइज बाकी सब चंगा है, बाकी सब चंगा है, कोई टेंशन है नहीं, बढ़िया ये मजबूती बंद हो रहा है। कल 17,850 के आसपास देखते हैं, अगर ग्लोबल ने थोड़ा सपोर्ट दे दिया तो 17,850 के आसपास देखेंगे वहाँ टिक कर और पार होते या नहीं, और बैंक निफ्टी पर 42,000 के आसपास देखेंगे वहाँ क्या कुछ होता है। चलिए, तो अच्छे मूड के साथ आप क्लोजिंग दे रहे हैं, जो लेवल से थे उसके ऊपर ही आपको क्लोजिंग दिख रही है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, कोई परेशानी नहीं है, हेज के साथ पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करें। आइए जय का बिगुल, जय का जैकपॉट। बताएं जी। GNFC का 570 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह ऑलमोस्ट एट द मनी है, 20 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है, 20 रुपये पर खरीदे इसको। एक छोटा सा स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा 17 रुपये 30 पैसे का, 17.30 पर आप स्टॉप लॉस लगाए, 20 पर खरीदे, 25.30 एंड 28 ये दो टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है। 25.30 एंड 28 ये दो टारगेट्स के लिए आप 570 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन GNFC का खरीदें। मुझे ऐसा लग रहा है कि दीप फाइनली यहाँ पे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमें ये जो एक रिवर्सल देखने मिल रहा है, टेक्निकली तो एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है दीप वीकली चार्ट्स पर, एंड डेली चार्ट्स पर भी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। साथ ही साथ अगर आप इसके डेटा देखें तो यहाँ पे लॉन्ग एडिशंस हो रहे हैं दीप लोअर लेवल्स पर। ये लॉन्ग एडिशंस हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी देखने मिले, आज भी देखने मिले, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्डअप हुआ है लास्ट 2 दिनों में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग मूव कंटिन्यू रहेगा ऊपर की तरफ, लगभग 590 से लेकर 600 तक की रेंज में हमें ये स्टॉक आते हुए देखने मिलेगा इन नेक्स्ट 1 और 2 हमें भी मैक्स 3 ट्रेडिंग सेशंस। ओके, तो ये आप GNFC 570 की कॉल खरीदने की राय जय की तरफ से आ रही है। ये स्पेस भी रिसेंटली बजिंग रही है, GNFC स्टॉक भी हमारे रेडार पर था ही।
कुछ और स्टॉक्स जहां पर एंड ऑफ ट्रेड थोड़ा एक्शन दिख रहा है वहां पर राय लीजिए। जीएनएफसी में एक अच्छा स्पाइक अभी अभी आपने देखा ही है, और इंडसइंड बैंक में भी अच्छी मूव है। श्री सीमेंट भी 2% मूव कर रहा है, बट मनापुरम इसका चार्ट इंटरेस्टिंग है। 3% की अप मूव आपको मनापुरम के चार्ट में इस समय दिख रही है। सुमित जी जरा देखें, मनापुरम कुछ करना है इसमें, 3% ऊपर 114 का लेवल। बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं दीपांशु। स्टॉक के अंदर ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, जिसमें ऊपर में 118 रुपए तक का मूव कंटिन्यू रहना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 110 के आसपास का लगा के पोजीशंस होल्ड करें। ऊपर में 116 से 118 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में मनापुरम में देखने को मिलना चाहिए, तो होल्ड करके चल सकते हैं। होल्ड करके चलिए मनापुरम, ये है आपके लिए सुमित जी की राय। अच्छी मूव इस काउंटर पर आपको आती हुई दिखी है। आईडीएफसी इसको पुल अप करिए, और ये स्टॉक भी ज़बरदस्त मोमेंटम में रहा है। आज भी देखिए 82 का हाई बनाया है, और अनिल जी 1 तारीख को 77 में रेकमेंड किया था, 80 का टारगेट उसी दिन आ गया था। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया बाजार के साथ, 82 का टारगेट आज आ गया है। क्या करना है इसमें? होल्ड। होल्ड अभी भी बेचना नहीं है ना 84 का अगला टारगेट है। हाँ, 84 या 84 रख लीजिए, वो टारगेट है। वहाँ रिव्यू करेंगे, वहाँ भी बेचना नहीं, वहाँ रिव्यू करेंगे। अच्छा, वहाँ पे रिव्यू करेंगे। मतलब अभी तो तेजी शुरू हुई है मार्केट में। अगर समझो 18,200 तक निफ्टी जाता है तो आपका हो सकता है थोड़ा और बढ़ के अच्छा हो जाए। तो जब तक मूड माहौल ठीक है, होल्ड करिए, बेचने की जल्दबाजी मत कीजिए, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें, बट रखिए कोई ना अभी रखना चाहिए। कई बार कम बारी ऐसी होती है दीप की एंट्री ठीक ठाक हो जाए। जब एंट्री ठीक हो तो फिर आपको अपसाइड पूरी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लेट एंटर करते हैं तो फिर रिस्क थोड़ी बढ़ जाती है। अगर आप 17,350 17,400 के आसपास के लेवल पे एंटर करें तो आपकी रिस्क कम हो जाती है। सो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें। ओके, तो यह है आपके लिए आईडीएफसी। यहाँ पर अनिल जी की राय, होल्ड करिए, जल्दबाजी मत करिएगा एग्जिट करने की। आइए सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 1935 1936, 1936 रुपए का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एस्ट्रल, ASTRAL। एस्ट्रल लिमिटेड के अंदर यहाँ से बाय का मूव देखने को मिलना चाहिए, खरीदारी करके काम करें। स्टॉक के अंदर ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 1955 का इसका पहला टारगेट होगा, 1965 का इसका दूसरा टारगेट होगा, 1915 1920 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट लेवल है। तो 1915 के स्टॉप लॉस से एस्ट्रल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 1955 और 1965 ये लेवल्स 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं, खरीदारी करके चले एस्ट्रल के अंदर। 1955 1965 के टारगेट के लिए एस्ट्रल में खरीदारी करके चली हैं। ये है राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। इस बीच बाजार में ज़बरदस्त मूव आई है। आशु जी, जो शो की शुरुआत में स्प्रेड बनवाया था 17,700 की एक कॉल खरीदनी है, 17,800 की 2 बेचनी है, कोई अपडेट है इस पर? और अगर पोजीशन ली है तो क्या करके जाना है? दीपांशु, वो 20 रुपए के अराउंड बना था, 20-21 रुपए में, अभी ऑलमोस्ट 37-38 हो गया है। मैंने कहा था 3 गुना पैसे होंगे और वो कल तक हो जाएंगे। अगर किसी को इंट्राडे प्रॉफिट बुक करना है तो अलग बात है। दीपांशु, एक BTST के लिए बैंक निफ्टी का बुल स्प्रेड है। आइए बिगुल, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताया आशु जी। दीपांशु, 41,600 पे आ गया है बैंक निफ्टी। 41,700 की कल की कॉल लेनी है, जिसका भाव चल रहा है 82 के अराउंड। 41,700 वाली कॉल एक लेनी है। 41,900 की 2 बेचनी है, जिसका भाव चल रहा है कोई 28 रुपये। इसकी कॉस्ट आएगी इस स्प्रेड की 24-25 रुपये। तो 24-25 रुपये में मैं एक गैप अप के लिए प्ले करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मैंने बिगनिंग ऑफ दी शो पे भी बोला था कमेंट्री के, अगर 500 पॉइंट घटा, अगर 250 पॉइंट भी होगा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में पिछले 1 घंटे में ही काफ़ी मूव आई है। जिस तरह से बंद हो रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, मैंने बोला कि अगर 30% भी रिकवरी डाउ नैस्डैक में होती है, मतलब कल अगर 100 फॉल हुआ है, तो हम एक अच्छा गैप अप देख सकते हैं। ये स्प्रेड सेफ है
42,100 तक। तो मुझे लगता है 42,000 तक भी जाने की क्षमता रख सकता है बैंक निफ्टी, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है। और स्प्रेड में पैसे लगेंगे 25 रुपये, तो मुझे लगता है कि 25 रुपये वर्थ टेकिंग चांस है, रिस्क है, ये भी 3-4 गुना पैसे हो सकते हैं। तो दीपांशु, ऐसे छोटे छोटे ट्रेड्स अगर हम मल्टीपल करते हैं और उसमें अगर पैसे डबल या ट्रिपल होते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सारे मतलब ज़रूर करने चाहिए। और एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहता है दीपांशु। अगर किसी को डर नहीं हो मेरे 20 रुपये जाएंगे, 25 रुपये जाएंगे, तो पार्टिसिपेशन लोगों की ज़्यादा हो सकती है और लोग ज़्यादा खुल के काम कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, तो इसलिए मुझे लगता है कि BTST के लिए बैंक निफ्टी स्प्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी स्प्रेड आशु जी की तरफ से आ रहा है आपके लिए। निफ्टी स्प्रेड के इस शो की रही थी शुरुआत, अनिल जी ने भी सुबह बोला था 17,600 इंपॉर्टेंट लेवल है, वहीं से बाजार घुमा, 17,700 के ऊपर की क्लोजिंग मांगी थी, आपको 17,750 पर क्लोजिंग मिल रही है, 41,600 पर बैंक निफ्टी। शानदार, सारी ऑल लेवल्स फुलफिल्ड आज के ट्रेड में आपके लिए। क्लोजिंग की तरफ फिर बढ़ते हैं। इवेंटफुल डे रहा, गैप डाउन के बाद आपने बाजार में बढ़िया रिकवरी देखी। ग्लोबल हैंडओवर अच्छा नहीं था, उसके बावजूद भारतीय बाजार ने आज आउट परफॉर्म किया है लंबे समय और डे हाई के नजदीक बंद होते हैं, जो हम सुबह 2 बजे भी बात कर रहे थे, 2:30 बजे भी स्ट्रेटेजी पर यही बात कर रहे थे कि दिन की ऊंचाइयों की तरफ बंद होंगे, एकदम उसके करीब 17,766 का हाई है, 17,750 पर, यानी कि लगभग वहीं पर बंद हो रहे हैं। बैंक निफ्टी का हाई 41,625 का, 41,600 के आसपास आप बंद हो रहे हैं। इससे बड़े आप उम्मीद कर नहीं सकते जब डाउ 500-600 पॉइंट घटे और आप हरे निशान में बंद हो, वो भी मजबूती से 1/4% निफ्टी सेंसेक्स आपका ऊपर बंद हो और बैंक निफ्टी 0.5% मजबूती के साथ बंद हो। ड्रीम रन जो एक ज़माने में होता था, उसके पहले संकेत बड़े दिनों बाद, जिसमें ये कह के अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आना, ये भारतीय बाजारों ने आज दिखाया है। तो ये है आपके लिए आज का बहुत ही ट्रेडिंग सेशन ज़बरदस्त है। इसमें पॉइंट से ज़्यादा मतलब भाव से ज़्यादा भावनाओं की अहमियत है ना। भावनाएं बड़ी मजबूत हुई है, बहुत ज़्यादा। भाव तो हुई ही है, भावनाएं ज़्यादा है। घंटी की मधुर आवाज़ आपके कानों में गूंजती हुई दिख रही है। क्लोजिंग सेशन में आप हो चुके हैं बंद, फाइनल क्लोजिंग आने दें, तब तक आइए बता दें आपको बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके लिए होगा ही। और इसमें मेरा एक सवाल था, जी, ये आज की मूव आपको तो क्रेडिट है, बट आपने क्या किया, ज़्यादा क्रेडिट किसको जाना है, होली का दूसरा दिन या फिर विमेंस डे? भावनाओं की आपने बात करी ना, किसे ज्यादा क्रेडिट दें? आशु जी के हिसाब से बोलूं तो बहुत सारे लोग आज है नहीं, पैनल पे छुट्टी पे हैं, जिन लोगों को होना चाहिए उनकी वजह से। क्यों आशु जी? सही कह रहे हो जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखा तो आज की क्रेडिट आशु जी और मेरी तरफ से ये क्रेडिट है बंसल जी, कुणाल जी, हिमांशु जी, नितिन जी और कौन से जितने भी हमारे जी हैं दिल्ली के सारे, दिल्ली वाले जो आज शो में नहीं है, उनको जाती है ये क्रेडिट। नहीं देखिए, होली मना रहे हैं लोग, वैसे वो त्योहार की बात है, लेकिन ओवरऑल ये एक्चुअली क्रेडिट जो है ना, ये है बदलते हुए मूड की और FIs के बिकवाली के प्रेशर कम होने की। इन दोनों ट्रिगर्स ने एक साथ मिलकर काम किया है। और सबसे बढ़िया बात ये हुई कि पहली बार बाजार को ब्याज दरों का डर निकला है। बिल्कुल सर। और वो भी पावेल साहब के बोलने के बाद। बिल्कुल, मतलब सबसे मजबूत आदमी बोल दे और उसके बाद भी बाजार डरे ना, ये ऐसा कभी कभार ही देखने को मिलता है। नहीं तो वो बाकी छोटे मोटे कौन से राज्यों के प्रेसिडेंट बोल जाते थे, उसमें बैंड बजाती थी। आज खुद पावेल साहब ने बोला और हम बच गए, ये बड़ी बात है। बस फिंगर्स क्रॉस कि ये एक दिन का वनडे वंडर ना हो, 4 दिन की चांदनी तो हो कम से कम, बाद में देखेंगे। तो 3-4 दिन भी अगर हम बढ़ गए 18,200 की रेंज में पहुंच गए तो भी बड़ी रिलीफ रैली होगी, काफ़ी लोगों को सुकून मिलेगा। लेकिन फिर भी एक बात है, लाइफ टाइम हाई से आप 1000 पॉइंट दूर हैं, जो कि किसी भी लिहाज से इस तरह के मूड माहौल में खराब प्रदर्शन नहीं है बाजार का। स्टॉक स्पेसिफिक जरूर एक्शन है, आइए वो बता दें बाजार बंद होने के बाद का एक्शन। आज है इंटरनेशनल वीमेंस डे। राजनीति हो या कारोबार, देश की महिलाएं तेजी से अपनी भूमिका इसमें निभा रही है और 2030 तक अगर देश की आबादी को 7-8 ट्रिलियन तक पहुंचना है तो श्रम शक्ति में महिलाओं का योगदान काफ़ी अहम होगा। आज शाम 6 बजे इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा और देश की जानी मानी महिलाएं हमारे साथ कार्यक्रम में होंगी शामिल। नारी शक्ति, देश की तरक्की, बात करेंगे माया विश्वकर्मा, बिजनेस वुमेन, इन्हें भारत की पैड वुमेन भी कहा जाता है। तेजस पारुलेकर, फाउंडर सेफ्रॉन स्टेज, इनसे भी करेंगे हम मुलाकात। श्रेया लोहिया, जानी मानी एथलीट और साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार उन्हें मिल चुका है। अनामिका जैन अंबर, ये जानी मानी कवित्री है,
इनसे शाम 5:56 पर करेंगे हम मुलाकात। आज का हमारा विशेष शो आपकी खबर आपका फायदा में ज़रूर देखिए। और साथ ही आज बहुत कम लोगों को पता है होली और वुमेंस डे के अंदर दब गया है नो स्मोकिंग डे। अच्छा, आईटीसी बंद हुआ है हर निशान में से, बाय द वे बता दूंगा आपको। इस मौके पर देश भर के डॉक्टर्स, कैंसर विक्टिम्स और होटल एसोसिएशन ने सरकार से होटल, रेस्टोरेंट और एयरपोर्ट्स पर स्पेशल स्मोकिंग रूम्स बंद करने की मांग की। आखिर इस मांग का आधार क्या है, चर्चा करेंगे विशेषज्ञों के साथ। इंडिया 360 डिग्री में स्मोकिंग रूम बैन का पूरा विश्लेषण। इसके अलावा देश दुनिया की सारी खबरें और ढेर सारे कार्यक्रम आपको आज शाम मिलेंगे ही। फाइनल क्लोजिंग आपके सामने रख दी जाए। 17,754 42 अंकों की तेजी निफ्टी पर रही। बैंक निफ्टी 226 अंक ऊपर बंद होता 41,577 पर, और सेंसेक्स में रही 125 अंकों की तेजी 60,350 के करीब बंद होता। विदा लेने का वक्त है। धन्यवाद सेठी साहब, आशु जी, सुमित जी, जय ठक्कर साहब और मेहुल कोठारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। और कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए। लंबे समय के बाद एक बार फिर से हमारे साथ तैयार हैं